एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 211 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, जो फेंगयुआन था वो रियलिटी वाले टाइम में आ चुका था, रियलिटी में। तो उसने लास्ट में ये देखा था कि यहाँ पे ना बहुत सारे जो कैंडिडेट थे सेंटिस्ट बनने के, यानी बहुत सारी जो यहाँ पे मरमेड थी आई हुई थी सेंटिस्ट बनने के लिए सिलेक्ट हुई थी, उनमें ना मल्टीपल्स स्केल वाली सेंटेंस थी। यानी वैसे अक्सर ये होता है, फेंगयुआन को ये पता था कि यहाँ पे ना जो सेंटेंस बनती है ना, अक्सर वो ना वाइट स्केल वाली होती हैं, उनमें से ही कोई चुना जाता है। लेकिन यहाँ पे जब उसने देखा तो भाई लास्ट एपिसोड में कि अरे यहाँ पे तो मल्टीपल स्केल वाली सेंटेंस मतलब सिलेक्ट हुई है, यहाँ पे इनमें से कोई बनेगा मल्टीपल स्केल वाली है, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो इसे देख के वो शॉक हुआ था। स्टार्ट करते अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। और हाँ, एक चीज़ और, लास्ट एपिसोड में ना फेंगयुआन रियलिटी में था, रियलिटी देख रहा था। लेकिन अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड, इसमें जो फेंगयुआन है वो रियलिटी में नहीं, वो शीहानमो वाले फ्लैशबैक में आ चुका है। फ्लैशबैक 500 साल पहले वाली मेमोरीज का। तो देखते हैं वही फ्लैशबैक। सी गॉड सेरेमनी के टाइम सैक्रेड सिटी फुल पैक्ड था, हर जगह से लाउड नॉइसेस, क्राउड एकदम क्रेजी भरा पड़ा था। फेंगयुआन भी क्राउड में था, फ्यूचर सेंटेंस को क्रीपी फोकस से देख रहा था। उसका प्लान सिंपल था, किसी एक को चूज करके उसे सेंटेंस बनाना। लोग यहाँ पे बोल रहे थे, रैंडम मरमैन कहते हैं, ये लोग उसे सेंटेंस बनाने में हेल्प कर रहे हैं क्या? दूसरा मरमैन कहता है, हाँ, फ्रॉस्ट टाइड ट्राइब लीडर ने लेडी क्वाई शुआंग के लिए ना हैवी इन्वेस्टमेंट किया है इस चीज में। शिहानमो के ब्लू स्केल और रेड स्केल गार्ड्स एक दूसरे को देखा, फिर टेंशन में भी थे। हॉल के एक साइड फेंगयुआन बैठा था, अपने दांतों को दबाकर, फेस अगली हो गया था। पहले शिहानमो ने इन्वेस्टिगेटर को रिजेक्ट करके फेंगयुआन को प्रोटेक्ट तो किया था, इसी वजह से क्या हुआ, रूमर्स और ज्यादा बढ़ गए। फाइनली मरमैन सैक्रेड कोर्ट ने डिसाइड किया कि सी गॉड सेरेमनी दोबारा होगी और सेंटेंस दोबारा से चूज होगी। फेंगयुआन ने यहाँ पे कहा, ये एक स्कीम है, उन्होंने तुम्हारी काइंडनेस यूज की, उनको पता था तुम मुझे अबेंडन नहीं करोगे, इसलिए ये सब हुआ है। शी हानमो स्माइल के साथ कहती है, फेंगयुआन गिल्टी फील मत करो, अगर हम तुम्हें पहले छोड़ देते तो बोलते कि मैं कोल्ड और हार्टलेस हो गई हूँ, तब भी तो मेरी रेपुटेशन हिट ही होती ना। मैं चाहे कोई भी ऑप्शन चूज करती, वो ऐसा ही करते। फेंगयुआन बिटर स्माइल के साथ कहता है, सेंटेस आप कंसोल करने का फायदा कोई नहीं है, मतलब अब आप ना कंसोल मत करो, अब कोई फायदा नहीं है। दोनों सिचुएशन का इम्पैक्ट बहुत ही डिफरेंट है, हम इतने टाइम से साथ काम कर रहे हैं। शिहानमो कहते हैं, छोड़ो ये टॉपिक, हटाओ, ज़्यादा मत बोलो। फेंगयुआन थोड़ा सा मतलब अब क्या बोले, वो चुप हो गया। और यहाँ पे फेंगयुआन और दोनों गार्ड्स ने क्विकली माइंडसेट रीसेट करा कि चलो इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आगे शिहानमो ने कहा, सेंटेंस बनना इजी नहीं होता। जैसे ही मैंने करप्शन इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया था, किसी ने मुझे गिराने की कोशिश की, मतलब सेक्रेड कोर्ट के एल्डर्स में करप्शन का इशू काफ़ी सीरियस है। ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो, न्यू सेरेमनी हो रही है, पर मेरी क्वालिफिकेशन अभी भी है। नई सेंटेंस बनाना इजी नहीं होता, जहाँ लोग होते हैं वह बेनिफिट के लिए कंपटीशन होता ही है। मरमेन भी तो सेम ही थे, सेंटेंस का स्टेटस हाई होता है, अगर कोई फोर्स अपनी सेंटेंस बना ले तो उनको पॉलिटिकल एडवांटेज और ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। यूजुअली सेंटेंस कैंडिडेट का बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है या बड़े फोर्सेस का सपोर्ट होता है। अंडर वाटर सैक्रेड सिटी में सिंगिंग रुक गई थी, ड्रम्स जोर जोर से बज रहे थे, और स्क्वायर्स में सिर्फ कुछ मरमेड गर्ल्स बची थी, बिना थके डांस कर रही थी, फुल डिटर्मिनेशन के साथ सेंटेंस बनने के लिए डांस करे जा रही थी। तो शायद यहाँ पे पहला राउंड ये होगा कि यहाँ पे नाचना होगा, यानी अच्छे से डांस करना होगा। एक स्क्वायर जैसा स्टेज होगा, उसके ऊपर ही जितनी भी मरमेन होगी जो सेंटेंस बनने के लिए अपना मतलब लगी पड़ी है डांस करने में, ये सब कर रही हैं। फेंगयुआन बाहर खड़ा देख रहा था, साथ यहाँ पे ना मरमेड्स गर्ल थी, और कोई एक तरीके से एन्चेंटिंग, कोई यंग, कोई क्यूट, कोई एलिगेंट, मतलब हर तरह के फीचर्स उनमें थे। फीचर्स मीन्स मतलब एबिलिटी यार, किसी की अदाएं अच्छी हैं, किसी की जुल्फे, किसी की डांस, किसी का कुछ, मतलब बढ़िया बढ़िया था, हर किसी में कोई खासियत थी। स्क्वायर के सेंटर में एक ह्यूज स्प्रिट स्प्रिंग था, सी गॉड स्प्रिंग। वहां से अपनी मतलब वहां से ना पानी ऊपर आ रहा था, और एक ओल्ड मरमेड ग्रैनी दिखी, वो ट्राइब की ग्रैंड एल्डर थी। और यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर थी वो कहती है, सेंटेंस टेस्ट का फर्स्ट राउंड ब्लैक ऑयल में गोल्डन निडल। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ पाथ गो मास्टर ने बड़े बड़े जो वाट्स थे, वाट्स मतलब वो जो गमले या जो जिसमें सामान या मतलब दारू वारू रखी जाती नहीं थी, या पानी रखा जाता था जिसमें पानी जमा करते, बहुत बड़े बड़े गमले टाइप के होते हैं वाट्स, जिसमें सब रखते हैं मट्टी वाले, स्क्वायर में रखे थे। हर मरमेड के सामने एक वाट था, साइज उनकी बॉडी से काफी बड़ा था, अंदर देखने के लिए ऊपर फ्लोट करना पड़ता था, और वाट्स थिक ब्लैक ऑयल से भरे थे। टास्क बड़ा सिंपल था, लिमिटेड टाइम में एक टाइनी गोल्डन निडल निकालनी थी। ओके, तो ये वही बात हो गई, भूसे में से सुई निकालना। यहाँ पे जो सुई थी वो कहती है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा फॉलोवर मेरी जगह टेस्ट दे। ग्रैंड एल्डर कहती है, अप्रूव्ड है।
जो भी मतलब सपोर्ट करने आए हैं ना, देखो क्या होता है ना, एक मरमैन के ना 4 सपोर्टर हो सकते हैं। तो जो सुई थी इसके भी 4 सपोर्टर होंगे। अगर ये चीज़ ये नहीं करना चाहती तो इसके सपोर्टर में से कोई एक आएगा और उसके पास ख़ासियत होगी तभी तो कर पाएगा, तभी तो इसने उसे चुना होगा। आगे देखते हैं। शियालिन नर्वस थी, खुद को मोटिवेट करते हुए स्क्वायर में आई। क्राउड कहता है, "ये क्या? लेडी सुई के फॉलोवर सिर्फ रैंक 2 गू मास्टर हैं? ये कैसे?" तभी दूसरा कहता है, "अरे रिलैक्स, रिलैक्स। सुई का डिसीजन मतलब ये लड़की सिंपल थोड़ी ना होगी। रैंक 2 है लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगी तभी तो सुई ने इसे चुना है ब्लैक, वो जो ब्लैक ऑयल है उसके अंदर से सुई निकालने के लिए।" फेंग युआन ने शियालिन को देखा, आईब्रोज ऊपर हो गए। उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटेस कैंडिडेट की फॉलोवर निकलेगी। शियालिन ने गदर ऑयल को यूज की और रैंक 5 ब्लैक ऑयल इंस्टेंटली मूव हुआ और वाट से निकल के उसके हाथ में आ गया। क्राउड शॉक में। बंदे कहते हैं, क्या रैंक 5 गू का हो रहा है? अरे भाई साहब। दूसरा कहता है, रैंक 2 गू मास्टर होके रैंक 5 गू यूज कर रही है। तीसरा कहता है, समझ गया, समझ गया। अरे ये तो वही फेमस गदर ऑयल गू है ना, वही वाला फेमस वाला। तभी एक बंदा कहता है, नो वंडर यार, नो वंडर सुई ने इसे फॉलोवर बनाया, ये तो फॉलोवर बनने लायक है। थोड़ी देर में वाट पूरा एम्प्टी हो गया और बॉटम में सिर्फ गोल्डन नीडल्स चमक रही थी। क्राउड फुल एक्साइटेड हो गया। सारी हीटेड नजर अब सियालिन पर आ चुकी थी क्योंकि भाई देखो, रैंक 5 का गैदर ऑयल को क्या करता है, सारा ऑयल उसने हटा दिया और जितनी भी सुइयां रखी थी सब निकल आई है ना, सब दिख रही हैं अब सारे अंदर अंदर। काम यहाँ पे बड़े घंटों वाला था, मतलब 1 घंटे का टाइम मिलेगा और सबको एक सुई निकालनी थी वो ब्लैक वाटर के अंदर से, ब्लैक ऑयल के अंदर से। लेकिन वो लोग कैसे निकालेंगे? लेकिन इसने क्या करा, 1 मिनट में आके शियाली ने सब काम कर दिया। 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, कुछ सेकंड्स में काम कर दिया था। और हाँ, कंफ्यूज मत होना, यहाँ यहाँ पे ना क्या हो रहा है ना, बीच-बीच में ना कभी पास्ट का सीन दिखा रहे हैं और कभी फ्यूचर का सीन दिखा रहे हैं। तो जब भी सू ई नाम की जो लौंडिया है मरमैन, उसकी बात आए तब ये प्रेजेंट रियलिटी चल रही होती है और जब भी शी हानमो का नाम आए तो मतलब पास्ट चल रहा होता है, पास्ट की मेमोरी। और अब आगे देखते हैं। शियालिन और ज़्यादा नर्वस हो गई थी, फेस रेड हो गया था, क्यूट सा एक्सप्रेशन था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लोग उसे देखे जा रहे थे। सुई ने उसे देखा और स्माइल किया और सोचा, इसे ग्रुप में लेना बिल्कुल सही डिसीजन था। फर्स्ट टेस्ट में शियालिन की सॉलिड परफॉर्मेंस की वजह से सुई का रेपुटेशन बहुत फास्ट बूस्ट हो गया। फेंगयॉन क्राउड को जाते हुए देख रहा था, आइज डीप और डार्क थी। फेंगयॉन सोचते हुए यहाँ पे कहता है, 7 में से 6 पास हो गए। ये लोग फुल प्रिपेयर्ड थे, मतलब टेस्ट कंटेंट से, मतलब टेस्ट का जो कंटेंट था इन लोगों को पहले से ही पता था, यानी लीक हो चुका था। इन लोगों को पता था क्या करना है, तभी तो इतना जल्दी इसमें से 7 लोगों में से 6 पास हो गए। शी के सामने अब यानी वापस से पास्ट का सीन आ गया। शी के सामने एकदम पेल ग्रीन फ्लेम जल रही थी। एक फ्लेम रोड बन चुकी थी और व्हाइट स्केल्ड मरमेड क्यूआई शुआंग कामली आई और फ्लेम रोड के दूसरे एंड पर खड़ी हो गई। यहाँ पे क्यूआई शुआंग कहती है, फॉर्मर सेंटेस, अब तुम्हारी टर्न है। ब्लू स्केल गार्ड कहता है, डैम, ये एरी फायर सोल को बर्न करता है, इससे रेसिस्ट करने के लिए स्पेशल कुछ चाहिए। हम प्रिपेयर्ड थे, फर्स्ट टेस्ट था इसलिए स्पेसिफिक हो गया, ये एस्पेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे जो शी हानमो का दूसरा वाला गार्ड था, रेड स्केल गार्ड, वो कहता है, ये तो बहुत वर्स्ट है, यानी बहुत बेकार है। ये क्यूआई शुआंग प्रॉपर गू के साथ आई है, ये लक नहीं है। क्लियरली टेस्ट का जो कंटेंट था उसे पहले से पता था। फ्रॉस्ट टाइड ट्राइब ओपन चीटिंग कर रहा है सबके सामने। दोनों गार्ड्स बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। फेंगयुआन यहाँ पे कहता है, पास्ट वाला, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। शी हानमो ने फेंगयुआन को क्लियर आइज़ से देखा। शी हानमो कहती है, तुम? फेंगयुआन कहता है, मुझ पर ट्रस्ट रखो, मुझे कॉन्फिडेंस है। कुछ सेकंड में दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर शी हानमो ने फेस घुमा लिया। शी हानमो कहती है, केयरफुल रहना, ये फायर सिंपल नहीं है, अगर एंड्योर ना हो तो वापस आ जाना, इस पे चलने की ज़रूरत नहीं है। फेंगयुआन हँसा और लॉन्ग स्टेप लेते हुए एरी फायर में घुस गया। पेन हुआ, बहुत ज़्यादा पेन, सोल से आने वाला ब्रूटल पेन उसकी बॉडी में फैल गया। फेंगयुआन का बॉडी काँप रहा था, चलना मुश्किल हो गया था। उसने दाँत को एकदम कस लिया, ब्लड आ गया एकदम मुँह से, एकदम इतना तेज़ दबाया दाँत को कि एकदम मसूड़े जो होते हैं ऊपर वाला सब एकदम बाइट हो गए, दर्द निकलने लग गया, एकदम खून-वून आने लग गया। टीयर्स भी आ गए थे आँखों में, एकदम सोल उसकी जल रही थी, इतना खतरनाक पेन हो रहा था उसको, बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन फेंगयुआन के पास 2 लाइफ टाइम्स का एक्सपीरियंस था और वो अदरवर्ल्डली डीमन था, इसलिए एरी फायर का इफेक्ट थोड़ा-सा कम था। वो मिडवे गिव अप नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वो फेल होता तो शी हानमो भी फेल हो जाती। जब वो फाइनली फ्लेम रोड क्रॉस करके बाहर आया, क्राउड शॉक में चला गया। हर तरफ स्टन्ड आइस थी, यानी एकदम भाई शॉक वाली आइस थी। काफ़ी मरमैन इमोशनल हो गए कि भाई ये लौंडा मतलब इस बंदे के लिए चल गया इस फायर के ऊपर, मतलब होता है ना कि
अरे यार तुम देखो आगे छोड़ो। फेंगयुआन ने स्माइल करनी चाहिए पर नेक्स्ट सेकंड ही वो एकदम बेहोश हो गया क्योंकि बहुत मुश्किल से कर पाया था। ज़मीन पर गिरने से पहले शी हानमो ने आके उसे पकड़ लिया था। शी हानमो कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं होने दूँगी। फिर उसने क्युआई शुआंग को देखा। पहली बार उसके सॉफ्ट आइज़ में कोल्ड और शार्प लाइट थी। यानी इस बार अब थोड़ा-सा गुस्से में देख रही थी शी हानमो क्युआई शुआंग के ऊपर क्योंकि वो उसकी अपोनेंट थी सामने वाली। फेंगयुआन के सैक्रिफाइस की वजह से शी हानमू ने स्पेशली उसके लिए बनाया गया ट्रैप क्लियर कर लिया था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ टेस्ट में मतलब सेकंड से लेके थर्ड और फोर्थ टेस्ट में शी हानमू ने परफेक्ट परफॉर्मेंस दी। बाकी कंपटीटर्स एक-एक करके आउट हो गए। एंड में सिर्फ क्यूआई शुआंग बची थी। फेंगयुआन स्क्वायर के बाहर बैठा था, फेस अभी भी सफेद पड़ा हुआ था। फेंगयुआन कहता है लगता है लेडी शी हानमू अपनी सेंटेस पोजीशन रिटेन कर ही लेगी, यानी वापस से सेंटेस बनी जाएगी। ब्लू स्केल गार्ड कहता है, शी हानमू का ही गार्ड है, तो ब्लू स्केल गार्ड कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है फेंगयुआन। फर्स्ट राउंड में तुम ना होते तो हम यहीं अटक जाते, शायद यहाँ तक भी ना आ पाते। रेड स्किल गार्ड कहता है फ्लेम रोड क्रॉस करना देख के सब शॉक हो गए थे। कुछ दिन बाद जब तुम सॉरी उन्हें कह रहा हूँ, जब तुम उठे थे ना, तुम्हें पता है सैक्रेड सिटी में तुम्हारा जिंदा रहना न्यूज़ बन गया। लोग हिल गए थे सुन के कि तुम फेंट हो गए थे, तो पक्का लोगों को लग रहा था कि अब तो तुम बचोगे नहीं, लेकिन तुम जिंदा हो भी, तो हिल गए देख के लोग। दोनों गार्ड जोर-जोर से हँस पड़े बोलते हुए। फेंगयुआन सीरियस हो गया। फेंगयुआन कहता है केयरफुल रहो यार, अभी सिचुएशन हमारे फेवर में है, तो एनिमी चुप नहीं बैठेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ चीटिंग भी तो हो सकती है। फेंगयुआन ने एक्सपेक्ट किया था कि फ्रॉस्ट टाइड ट्राइब लीडर मूव करेगा, पर इतना विशेष होगा ये नहीं सोचा था, यानी कुछ तो बहुत गलत हुआ। रूम के अंदर रेड स्केल गार्ड घुटनों पर बैठा था, फेस रेड हो गया था। रेड स्केल गार्ड कहता है सेंटेस मुझे लड़ने दो, मुझ पर जो एक तरीके से एक्यूजेशन और इंसल्ट लगाई गई है मुझे क्लियर करनी है। मैं किसी विडो को बुली कैसे कर सकता हूँ? शिहानमो ने उसकी तरफ देखा और कुछ कहा नहीं। फिर शिहानमो कहती है तुम घुटनों के बल मत आओ, उठो। मैं तुम्हें जानती हूँ, पर ये क्लियरली एनिमी का ट्रैप है। तुम ऐसे ही बाहर बाहर गए तो उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी मतलब तुम वो मत करो, तुम शांत बैठो, थोड़ा-सा सोचते हैं फिर कुछ करते हैं। ब्लू स्केल गार्ड भी यहाँ पे था, वो कहता है ये नॉर्मल विडो नहीं है, ये बू सुलियान है, फॉर्मर थर्ड एल्डर की वाइफ। ये लोग बहुत ही विशेष है, इन्वेस्टिगेटर जल्दी आएगा और इसे अरेस्ट करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये टेस्ट जॉइन नहीं कर पाएगा, हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। फेंगयुआन ने कहा फॉर्मर थर्ड एल्डर की वाइफ अपनी रेपुटेशन सैक्रिफाइस करके उस पर चार्ज लगा रही है, मतलब उसका फ्रॉस्ट टाइड ट्राइब लीडर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। करप्शन एक्सट्रीम लेवल पर है। ये ट्रैप ऑलरेडी फुल प्रिपेयर्ड है। अगर हम क्लियर करने गए तो उनकी स्कीम में फँस जाएँगे। हमें इनका फ्लो मतलब जो इनका फ्लो है ना, उस पे चलना होगा और उसी फ्लो के अंदर कोई एग्ज़िट ढूँढना होगा। शी हानमो कहती है तो कैसे करें? तो फेंगयॉन कहता है सिंपल है, ब्लेम मैं ले लेता हूँ। यानी जो ब्लेम है सारा का सारा मैं ही ले लेता हूँ। जितना मुझे करना था, जो मेरे को करना था वो सब तो मैं कर चुका हूँ फर्स्ट राउंड में। तो सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूँगा। दोनों गार्ड्स की आईज़ ना एकदम वाइडली ओपन हो गई। फेंगयॉन को देखते ही रह गए। शी हानमो सीधा कह देते हैं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। शिहान समझ रही थी कि अगर फेंगयुन ब्लेम ले लेता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, फिर भी उसने बिना सोचे मना कर दिया। इस वजह से शिहानमो और बाकी लोग पैसिव पोजीशन में आ गए। 3 दिन बाद टर्निंग पॉइंट आया। शिहानमो को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। इन्फॉर्मेशन देखते ही वो शॉक हुई और फिर थोड़ा सोचा। शिहानमो कहती है कि वाई शुआंग अब प्योर नहीं रही। उसने इन्फॉर्मेशन गार्ड्स और फेंगयुन को दिखाई। सबके फेसेस चेंज हो गए कि ये अचानक से ये क्या हो गया। क्यूआई शुआंग वही सेंटेंस कैंडिडेट थी जिसे फ्रॉस्ट ट्राइब लीडर सपोर्ट कर रहा था। सी गॉड सेरेमनी में वो सबसे पॉपुलर थी और शी हानमो की पोजीशन लेने वाली थी, लेकिन वो वर्जिन ही नहीं रही। रूल सिंपल था, सिर्फ वर्जिन मरमेड्स ही सेंटेंस बनने के लिए कम्पीट कर सकती हैं। ये फर्स्ट मतलब कंडीशन थी। रेड स्किल गार्ड एक्साइटेड हो गया, वो कहता है ग्रेट, यूआई शुआंग वर्जिन नहीं है, अब उसका तो गेम ओवर हो गया। ब्लू स्केल गार्ड कहता है शांत तरीके से सी गॉड सेरेमनी सबसे स्ट्रिक्ट सेरेमनी है, क्यूआई शुआंग इंस्पेक्शन कैसे पास हो गई? अगर करप्शन पृष्ठ तक पहुंच चुका है तो सिचुएशन बहुत सीरियस है। फेंगयुआन आगे कहता है अगर हम ये अब अनाउंस करते हैं लोग सोचेंगे हम रेड स्केल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन कितनी रिलायबल है ये बताओ? अगर ये उनका प्लान हुआ तो हम तो ट्रबल में पड़ जाएँगे। यानी वो ये चाह रहे हो कि हम ये इन्फॉर्मेशन खुद से फैलाएँ, हम चिल्ला-चिल्ला के बताएँ क्यूआई शुआंग के बारे में, तो वो लोग तो हम पे इल्ज़ाम लगा देंगे कि ये तो अपने रेड स्केल गार्ड को बचाना चाह रहे हैं, ऊपर से हमारे क्यूआई शुआंग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन थी कितनी रिलायबल है, क्या सोर्स है, कुछ अभी अच्छे से पता नहीं है। शी हानमो ने हेडशेक करा और एग्री करा।
जियानमो आगे कहती है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रिलायबल है। क्यूआई शुआंग फ्रॉस्ट टाइड ट्राइब लीडर की साइड से हैं। हम ग्रैंड एल्डर की साइड से हैं। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी है। प्रूफ अभी नहीं है, पर अगर दूसरे पृष्ठ से चेक करवाया तो सच निकल आएगा। फेंगजॉन को समझ आ गया कि शी हानमो सेंटेंस इसलिए बनी थी क्योंकि उसे मर्मन सैक्रेड कोड की ग्रैंड एल्डर सपोर्ट करती थी। ग्रैंड एल्डर सबसे फेयर और एक तरीके से लीनियंट थी। उनके पास हाई अथॉरिटी थी। अपनी ज़्यादा लीनियंसी की वजह से करप्शन बढ़ गया था और शी हानमो को सपोर्ट करना उनकी गलती सुधारने का तरीका था। आगे सब कुछ शी हानमो की प्रेडिक्शन जैसा ही हुआ। क्यूआई शुआंग रिपोर्ट हो गई, यानी क्यूआई शुआंग जो दूसरी एनिमी थी उसकी रिपोर्ट हो गई, इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर हुई और सच बाहर आ गया। वो वर्जिन नहीं थी। न्यूज़ इतनी शॉकिंग थी कि सैक्रेड कोड छुपा नहीं पाई और पूरी सैक्रेड सिटी में हंगामा मच गया। क्राउड में लोग चिल्लाने लग गए, लास्ट 1000 ईयर का सबसे बड़ा स्कैंडल है ये तो, सबसे बड़ा स्कैंडल। दूसरा कहता है क्यूआई शुआंग से सी गॉड का इंसल्ट किया है क्यूआई शुआंग ने, इंसल्ट, पनिशमेंट होनी चाहिए, पनिशमेंट ही होगी इसकी। कोई तीसरा कहता है अरे इसे तो सिर्फ मार देना ही काफी नहीं होगा, इसके साथ तो और बुरा होना चाहिए। सिर्फ कॉमनर्स ही नहीं, हायर अप्स भी गुस्से में थे। क्यूआई शुआंग की पनिशमेंट जल्दी से डिसाइड हो गई। कुछ दिन बाद उसका हेड काट दिया गया और क्यूआई शुआंग मर गई। अब आगे देखते हैं, बैम आवाज आई। फ्रॉस्ट टाइड ट्राइब लीडर ने गुस्से में एक हाई क्वालिटी कप जमीन पर पटक दिया और वो टूट गया। फ्रॉस्ट टाइड ट्राइब लीडर एकदम ग्राउल करते हुए कहते हैं, शी हानमो, तुमने हद क्रॉस कर दी है। रूम में एक मरमेड नोबल लेडी बैठी थी, कामली टी पी रही थी। मरमेड नोबल नोबल लेडी कहती है, मैंने पहले ही कहा था ड्रिंक कंट्रोल करो। क्यूआई शुआंग के केस के बाद तुमने जिसे सपोर्ट किया था उसकी वजह से हायरअप्स तुम्हें इग्नोर करेंगे। फ्रॉस्टेड टाइड ट्राइब लीडर ने दांत एकदम कस लिए। लीडर कहता है, सुबू लियान, मुझे रिमाइंडर की जरूरत नहीं है। इतनी सी बात पर अलाई साइड नहीं बदलेंगे। अगर शिहानमो सेंटेंस रही तो उनका भी नुकसान होगा, चाहे वो मुझे हेट करें। उन्हें मेरा साथ मतलब देना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। मतलब जो ट्राइब लीडर है ना, शायद ऐसा कह रहा है कि ये जो लोग हैं ना, सारे के सारे लोग करप्शन में मिले हुए हैं। भले इसके जो लोग हैं, इसकी बदनामी हुई है तो वो लोग इसका साथ सामने-सामने से ना दें, लेकिन इनडायरेक्टली साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि भाई ये बंदा अपने आप को भी बचा रहा है, करप्शन में इसका भी नाम है तो दूसरे लोगों का भी नाम है, यानी उन लोगों को साथ देना ही पड़ेगा। यही हो सकता है, आगे देखते हैं। सू बुलियान कहती है, सही बात है, पर क्यूआई शुआंग मर चुकी है, अब शी हानो को कैसे हराओगे? बेस्ट प्यादा तो खत्म हो गया। फ्रॉस्ट ट्राइब लीडर कहता है एकदम हंसते हुए, नहीं, अभी मेरे पास मेथड्स बचे हैं। सू बूलियान कहता है, ओह बताओ फिर। लीडर कहता है, कुछ दिन में पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद सैक्रेड सिटी के स्क्वायर में सबके सामने मरमेड डोंग लाई ने बोला। डोंग लाई कहती है, मैं क्यूआई शुआंग की जगह लेना चाहती हूँ और सी गॉड सेरेमनी कंटिन्यू करूंगी। क्राउड कहता है, क्या डोंग लाई कौन है? दूसरा कहता है, ये क्यूआई शुआंग की फॉलोवर थी। तीसरा कहता है, फ्रॉस्ट ट्राइब लीडर ने पहले ही प्यादा रेडी रखा था क्या? चौथा कहता है, रूल्स के हिसाब से सिस्टर एक दूसरे की जगह ले सकती हैं। डोंग लाई लीगली क्यूआई शुआंग को रिप्लेस करके सेंटेंस के लिए compete कर सकती है। सब लोग डिस्कशन में लग गए थे। अब आगे बताया जाता है कि जो सी गॉड सेरेमनी का ओरिजिन मरमन के बीच एक लेजेंडरी स्टोरी से आया था। इस स्टोरी में मरमन का पहला ग्रुप ईस्टर्न सी में रहता था, यानी फर्स्ट जनरेशन होगी। मीन्स रहता था तो फर्स्ट जनरेशन ही कह सकते हैं। और उन्होंने वहाँ एक छोटा सा फिशिंग विलेज बनाया। एक दिन एक ह्यूज सी बीस्ट ने आइलैंड पर अटैक कर दिया। उसने आइलैंड के अराउंड एक बड़ा सा सुनामी क्रिएट कर दिया और फिशिंग विलेज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाला था। फिशिंग विलेज के विलेजर्स को बचाने के लिए मरमेड क्वीन क्लिफ के पास घुटनों पर बैठ गई और सी गॉड से प्रे करने लग गई। क्वीन क्लिफ हो गया, मतलब ऐसा मान लो वो जो नहीं होता, जैसे एक आइलैंड है और आइलैंड का एक कोना जहाँ पे क्लिफ वाला एरिया होता है और वहाँ से पूरा आइलैंड आगे से दिख रहा होता है। उस क्लिफ के पास बैठ गई और सामने पूरा समुंदर है। इमेजिन करके देखो, एक क्लिफ और सामने पूरा समुंदर है और सामने से सुनामी आ रही है बहुत बड़ी, और ये लोग कहीं भाग नहीं सकते, ऑफ कोर्स सब मारे जाएंगे सुनामी में। लेकिन ये बंदी उसी सुनामी के सामने ऐसे हाथ वाथ जोड़ के बैठ गई और प्रे करने लग गई सी गॉड से, यानी गॉड ऑफ सी। सी गॉड ने उसकी प्रेयर सुनी और बोला, सी गॉड कहता है, ओह क्वीन, मुझे ब्यूटीफुल सिंगिंग सुनना बहुत पसंद है। अगर तुम मेरे लिए 3 सैटिस्फैक्टरी सॉन्ग गा दो तो मैं सी बीस्ट को भगा दूंगा, सी को शांत कर दूंगा और फिशिंग विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा।
क्वीन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, उसने तुरंत ही हाँ कर दी। उसने क्लिफ़ के पास पहला सॉन्ग गाना स्टार्ट करा। वो सॉन्ग बहुत ही एन्चांटिंग था। जब वो ख़त्म हुई तो सी गॉड ने उसे मेलोडी को एन्जॉय किया और सी को शांत कर दिया। क्वीन ने दोबारा सॉन्ग गाया, उसकी ब्यूटीफुल वॉइस ने सी गॉड को पूरी तरह से भाई एकदम हिला दिया, बहुत एकदम मेमोराइज़ कर दिया, एकदम सॉन्ग उसको दिमाग में बसा दिया। सी वीड उसकी सिंगिंग पर डांस करने लग गई और जितने भी आस-पास के प्यादे, फिश जो कुछ भी था सब गैदर हो गए सुनने के लिए। क्वीन तीसरा सॉन्ग गाना चाहती थी, लेकिन उस मोमेंट पर उसके पास बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बची थी। 2 दिन और 2 रात कंटिन्यूअसली गाने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। घर वापस आने के बाद उसने अपनी सिस्टर या को बुलाया और सब कुछ बता दिया। फिर थकावट की वजह से उसकी डेथ हो गई। या बहुत ही अपसेट थी, लेकिन उसने अपनी सिस्टर क्वीन की विश को सुना और फॉलो किया। वो क्लिफ पर गई और सी गॉड से बोली, या कहती है, ओह सी गॉड, मैं अपनी सिस्टर की जगह लूँगी और आपके लिए तीसरा सॉन्ग गाऊँगी। सी गॉड ने कहा, गो अहेड, जाओ गाओ। या ने गाना स्टार्ट करा। उसकी वॉइस एगोनी और एक तरीके से मिस्री से भरी हुई थी, लेकिन उसके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन भी था। जब वो खत्म हुआ तो सी गॉड खुश हो गया और सी बीस्ट वहाँ से चला गया और फिशिंग विलेज फिर से सेफ हो गया। सेंटेंस चूज़ करते वक़्त मरमन सी गॉड सेरेमनी के दौरान काफ़ी सारे टेस्ट सेट करते थे। इस टेस्ट का कंटेंट अलग-अलग होता था, लेकिन फाइनल राउंड हमेशा सेम ही होता था। सेरेमनी के हिस्ट्री के स्टार्ट से ही वो एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता था मरमेड्स के बीच। वो स्टेज पर जाकर स्पेशली बनाए गए अल्टर लाइक गू हाउस पर गाती थी खड़े होकर। हर किसी को 3 बार गाने का चांस मिलता था और रिजल्ट के बेसिस पर सिर्फ एक सेंटेंस चूज़ होती थी। इससे पहले कि सारे टेस्ट सिर्फ एलिमिनेशन राउंड्स होते थे, यानी लोगों को कम करने के लिए, और फाइनल ही ये वाला जो होता था इसके अंदर ही जो तुम करोगे वही तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करेगा, तुम तभी सेंटेंस बन पाओगे। अगर सी गॉड सेरेमनी के दौरान सारे कंसिस्टेंट एलिमिनेट हो जाएं तो सेंटेंस का पोजीशन खाली ही रह जाता है, कोई नहीं बनता। और पहले मैंने ना गलती से क्विंग जो नाम था ना, मुझे लगा क्लिफ का नाम होगा, असल में वो लड़की का नाम क्विंग था और जो इसकी बहन थी इसका नाम या था, ठीक है? तो बस ऐसे ही इमेजिन करना कि एक क्लिफ के एरिया पे पहले क्विंग आई, उसने गाना गाया, सब कुछ सही करा, फिर उसके बाद या आई, फिर उसने सब कुछ करा। फिर उसके बाद तभी इस वजह से आज तक लोग यही करते आए हैं, सारे जितने भी राउंड होते हैं वो सारे एलिमिनेशन राउंड होते हैं और अगर सारे ही लोग एलिमिनेट हो गए तो भाई कोई भी सेंटेंस नहीं बन पाता। लेकिन अगर एक आध बच गया कोई, तो फिर वो क्या होता है, लास्ट में गाना गाता है और उस गाने के बेसिस पर उनमें से किसी एक को सेंटेंस बना दिया जाता है। रिज़ल्ट के तौर पर वही निकलता है, किसी एक को चूज़ करके। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ना सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है रात का सीन और यहाँ पे ना फ्लैशबैक वाला ही टाइम चल रहा है, यानी शिहानमो वाला ही टाइम चल रहा है। रात के टाइम सी पूरा वाइल्ड था, तेज़ वेव्स हवा चल रही थी और वो पानी की लहरें आ रही थी, स्ट्रॉन्ग वाइंड से एकदम भाई जा रही थी, आवाज़ तक आ रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि आवाज़ आ रही है उस हवा की। सी के ब्लैक डेप्थ में लाइट पल्स की एक चेन ग्लो करने लगी, साथ में ड्रम्स और जिटर्स म्यूज़िक की वेव में एको होने लग गए। डज़न्स ऑफ मरमेन वॉरिस एशिएंट सीशेल आर्मर पहने हुए, हाथ में ह्यूज व्हाइट शेल शील्ड और उनके पीछे मरमेन डांस और सिंग कर रहे थे, यानी गाना गा रहे थे। बीच में शी हानमो और डोंग लाई थी और पीछे काउंटलेस मरमेन फुल एक्साइटमेंट के साथ फाइनल टेस्ट देख रहे थे। यानी अब यहाँ पे सारे लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, एक ये डोंग लाई और दूसरी शी हानमो। इन दोनों के बीच लास्ट होने वाला है गाने गाने का और फिर देखते हैं कौन जीतेगा। एक जायंट शीशा सी सरफेस पर फ्लोट हुआ। वेव उस पर गिर रही थी और एकदम स्लैश हो रही थी, एकदम स्प्लैश स्प्लैश होता है ना, टकराती है वैसे पानी स्प्लैश हो रहा था। मरमन वॉरिस शेल के स्टेबल रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे इस शेल को। जायंट शीशेल धीरे-धीरे ओपन हुआ। एक नेचुरल स्टेज था वो बहुत बढ़िया-सा। ये शेल डेसोलेट बीस्ट जायंट म्यूजिक शेल का लेफ्ट ओवर था। इसमें मैसिव साउंड पाथ दांव थे। नॉर्मल इंसान की आवाज़ भी इसमें दूर-दूर तक पहुँच जाती थी। डोंग लाई पहले स्टेज पर चढ़ी, काउंटलेस मरमन सरफेस पर आ गए, फुल एक तरीके से एंटिसिपेशन के साथ। एक कॉर्नर में बोट टाइप गू हाउस में बू शू लियान देख रही थी। बू शू लियान कहती है, तुम लोग डोंग लाई पर इतना कॉन्फिडेंट हो, पहले परफॉर्म करना डिसएडवांटेज होता है। फ्रॉस्ट टाइड ट्राइब लीडर कहता है हंसते हुए, अरे बस देखते रहो, हम पहले गए इसका मतलब हम जीत जाएंगे, टेंशन मत लो। उसके वो वर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं करता, बस कहता है देखते रहो तुम। सू बू लियान ने उसे ध्यान से देखा, फिर स्टेज की तरफ देखा। डोंग लाइन ने गाना गाना स्टार्ट करा। उसकी वॉइस क्लियर और एलिगेंट थी, काफ़ी एक तरीके से मतलब बहुत बढ़िया लग रही थी, एकदम दिमाग में फिट हो जाए। सब मरमेन सॉन्ग में डूब गए थे, इतना बढ़िया लग रहा था।
जायंट म्यूजिक शेल के इफेक्ट में 1000 ली रेडियस तक की उसकी आवाज़ फैल गई थी। इवन स्ट्रॉन्ग जो टाइड थी, यानी जो लहरें आ रही थी इधर से उधर, वो तक मतलब एक तरीके से सॉन्ग की आवाज़ को सुन के, जो आवाज़ थी इतना बढ़िया सॉन्ग था कि उसको सुन के वो शांत हो गया था सी भी। मरमैन नेचुरली बेस्ट सिंगर्स होते हैं। ह्यूमन स्टैंडर्ड से देखा जाए तो हर मरमैन बॉर्न सिंगर होता है, यानी पैदा होता है, जन्मजात सिंगर पैदा होता है। रीज़न ये था कि उनकी बॉडी में वाटर पाथ दावमार्क होते हैं और थ्रोट के एक तरीके से कार्टिलेज में साउंड पाथ दावमार्क भरे होते हैं, जिसकी वजह से जब भी वो कुछ बोलते भी हैं तो एकदम बढ़िया लगता है। हिस्ट्री में ह्यूमंस ने मरमैन को मारा भी था, सिर्फ थ्रोट का साउंड पाथ कार्टिलेज लेने के लिए, क्योंकि वो टॉप लेवल गू मटेरियल था और सेंटेंस बनने वाली मरमेड की सिंगिंग नॉर्मल मरमेड से भी बेटर होती है। इसलिए सेलर्स के रूमर्स ट्रू थे कि मरमेड सिंगिंग सुन के लोग टाइम और डायरेक्शन भूल जाते हैं। जो शिप होती है ना, वो इधर से उधर भटक जाती हैं। यानी जो मरमेन होती है, हमने भी तो सुन रखा है ना कई, जैसे पिनोकियो की कहानी है या पुरानी पुरानी जो कहानी है, इतनी बढ़िया बढ़िया कहानी हुआ करती थी, 1001 नाइट्स पिनोकियो, वो बोट वाली कहानी, वो व्हेल वाली कहानी जिसके अंदर बंदा फँस जाता है, बहुत सारी कहानी है उसमें भी मैंने सुना है जो मरमेन होती हैं वो कैसे करती है। और तुमने वो भी देखा होगा करेबियन करेबियन सी वाला जैक स्पैरो, उसके अंदर भी जो मरमेन है उसके बारे में भी तो दिखाया गया ना ऐसी चीज़ें। कितनी सारी चीज़ें रिलेट करती है जब सुनते हैं, बढ़िया लगता है सब देखने में। आगे देखते हैं। डोंग लाइ की सिंगिंग सिंगिंग ना नेक्स्ट लेवल थी। ज़्यादातर लोग एन्जॉय कर रहे थे, पर फेंगयुआन और बाकी लोग गुस्से में थे। फेसेस अगली हो गए थे और आईब्रोज टाइट हो गई थी। इवन नॉर्मली शांत रहने वाली शी हानमो की आइज़ में भी शॉक और सैडनेस आ गई थी। यानी मतलब वो भी एक तरीके से बिलीव कर रहे थे कि हाँ भाई, सामने वाली जो डोंग लाइ है, कुछ तो खतरनाक गा रही है। और हाँ, सैड इसलिए भी हुई ना क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे उसकी चोरी हो गई थी। अब पता चलता है क्या, देखो, रेड स्केल गार्ड कहता है ये क्या हो रहा है? ब्लू स्केल गार्ड कहता है डोंग लाइ वही सॉन्ग गा रही है जो हमने प्रिपेयर किया था। दोनों गार्ड्स फ्यूरियस हो गए। हैं, क्या बोल रहे हो? फेंगयुआन यहाँ पे कहता है सिंपल है, हमारे बीच स्पाई है, उसने एनिमी को सॉन्ग बता दिया हमारा वाला। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, फिर फेंगयुआन को देखा। फेंगयुआन कहता है सॉन्ग सिर्फ हम 4 लोगों को पता था। ट्रेटर तुम में से कोई है, लेकिन कौन? शी हानमो ट्रेटर नहीं हो सकती। मतलब फेंगयुआन या ब्लू स्केल या रेड स्केल गार्ड, इनमें से कोई एक था। रेड स्केल गार्ड कहता है बकवास। ब्लू स्केल गार्ड कहता है ट्रेटर तो तुम हो। दोनों गुस्से में डिनाई कर रहे थे। शी हानमो कहती है हो सकता है स्पाई ना हो, उन्होंने इन्फॉर्मेशन पाथ मेथड से भी पता लगाया, हो सकता है ना। दूर से ना गू हाउस में फ्रॉस्ट टाइड लीडर जोर जोर से हंस रहा था। शायद उसका ही कोई प्लान होगा, पता नहीं कैसे, अब कोई ट्रेटर है या चुरा लिया, क्या करा पता नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बू सुलियान कहती है एकदम आइस उसकी चमक रही थी। उसने कहा तुमने उनके पास स्पाई प्लांट किया है क्या, उन लोगों के पास? तो लीडर हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स, शी हानमो अभी तो टू यंग है मुझे, मतलब मुझसे compete करने के लिए। तुम्हें पता है ना उस स्पाई के लिए मैंने कितनी बड़ी प्राइस पे करी है। बूसुलियन कहते हैं एक्सपेक्टेड था, वर्थ इट भी तो है। अब डोंग लाई सॉन्ग गा चुकी है, शी हानमो सेम वाला सॉन्ग गा नहीं सकती। अब ऑलमोस्ट हेल्पलेस हो गई है शी हानमो, यानी जीत तो हमारी ही पक्की है। इन लोगों ने यार स्पाई प्लांट करा है, लेकिन स्पाई कौन हो सकता है यार? रेड स्केल गार्ड भी तो कितना बढ़िया था, ब्लू स्केल गार्ड भी तो अच्छा इंसान था, और फेंगयुआन तो स्पाई कैसे हो सकता है? क्या बोले, देखते हैं क्या होगा, कौन निकलेगा। स्पाई तो है, पता नहीं कौन है। शी हानमो पूरी तरह से फ्रॉस्ट ट्राइब लीडर के प्लॉट में फंस चुकी थी। फाइनल राउंड में रूल सिंपल था, 3 सॉन्ग्स गाने होते हैं। हर सॉन्ग के लिए स्पेशल प्रिपरेशन, साउंड पाथ, गोवर्म और हैवी प्रैक्टिस चाहिए होती है, और हर सॉन्ग का इफेक्ट अलग होता है। और आगे बताया जाता है कि जो फर्स्ट सॉन्ग का काम होता है वो है सी वेव्स को शांत करना। ये जो लहरें आ रही हैं, इतना खतरनाक हवाएं चल रही है ना, पूरा सी एकदम पागल हुआ पड़ा है, वाइल्ड हुआ पड़ा है। तो पहले सॉन्ग का काम होता है सी को शांत करना, एकदम काम कर देना, शांत कर देना। सेकंड सॉन्ग होता है लिविंग बींग्स को अट्रैक्ट करना, और थर्ड वाला सॉन्ग होता है बीस्ट को रेपल करना। यानी वही स्टोरी, लेजेंडरी स्टोरी के हिसाब से, जो सी गॉड की स्टोरी थी, वही स्टोरी के हिसाब से जैसे उसने करा था ना, सेम ऐसे ही क्विंग और यान ने जैसे करा था। आगे देखते हैं। शी हानमो ने 3 सॉन्ग प्रिपेयर किए थे, लेकिन डोंग लाइ ने पहला सॉन्ग तो चुरा लिया। अब बचे हुए 2 सॉन्ग उसकी जगह यूज़ ही नहीं हो सकते थे। ब्लू स्केल गार्ड कहता है अब क्या करें? रेड स्केल गार्ड कहता है डैम, इतना आगे आके भी लास्ट मोमेंट पर ट्रैप में फँस गए। ब्लू स्केल गार्ड कहता है प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। रेड स्केल गार्ड गुस्से में कहता है ये फ्रॉस्ट टाइड ट्राइब लीडर का प्लान है, हम एक्सपोज़ कर देंगे और उसकी रेपुटेशन खराब कर देंगे। फेंगयुआन ने उसे ऐसे देखा जैसे वो इडियट हो। फेंगयुआन कहता है प्रूफ है तुम्हारे पास? कौन बिलीव करेगा? उल्टा वो लोग काउंटर करके तुम पर ही चार्ज लगा देंगे, फिर क्या करोगे तुम? रेड स्केल गार्ड चुप हो गया शॉक में। शी हानमो भी एकदम लंबी सांस लेती है। शी हानमो कहते हैं इन केस में रहने दो फिर। ब्लू स्केल गार्ड कहता है सेंटेस। रेड स्केल गार्ड भी कहता है सेंटेस। शी हानमो ने बेटर स्माइल दी और शी हानमो कहती है तुम लोग अभी निकल जाओ जल्दी, अभी थोड़ा सा टाइम है, यहाँ से चले जाओ तुम लोग।
अगर शी हानमो सेंटेस कंपटीशन हार जाती तो वो सेंटेस नहीं रहेगी। फिर न्यू सेंटेस डोंग लाई और फ्रॉस्ट ट्राइब लीडर उस पर अटैक करेंगे और उनका एंड बहुत बुरा होगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा। शी हानमो तो चलो उसके ऊपर तो दिक्कत आएगी, लेकिन शी हानमो कह रही है कि मैं सब कुछ सह लूँगी, जितना टॉर्चर है मुझे मारेंगे, मार देंगे, लेकिन तुम लोग भाग जाओ। यानी फेंगयुआन को कह रही है भाग जाओ और दोनों गार्ड्स को कह रही है भाग जाओ। मैं मेरे को जो करना है कर देंगे, तुम लोग बस ज़िंदा रहना, ये रहेगा ना इसलिए। अपने 3 फॉलोवर्स को बचाने के लिए चाहे उनमें स्पाई ही क्यों ना हो, शी हानमो ने उनके लिए टाइम गेन करना चाहती थी। ब्लू स्केल गार्ड एकदम भाई क्या बोले वो बस रोती भरी आवाज़ में कहता है सेंटेस। रेड स्केल गार्ड भी भाई टीयर्स में कहता है सेंटेस। शी हानमो के इंटेंशन समझ आते ही दोनों इमोशनल हो गए थे। ये सीन सब लोग नोटिस कर चुके थे। क्राउड कहता है शी हानमो के साथ क्या हो गया भाई? दूसरा कहता है लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। तीसरा कहता है देखो पैनिक कर रहे हैं। लेडी डोंग लाई के सॉन्ग ने इन्हें भाई तोड़ दिया। इनको लग रहा है अभी हारने वाले हैं। चौथा कहता है लगता है शी हानमो तो अब खत्म है। गू हाउस के अंदर बू सुलियान ने भी ऐसे नोटिस कर लिया। बू सुलियान कहते लगता है शिहानमो का तो अब हो गया, वो तो अब गई। तो फ्रॉस्ट ट्राइड लीडर एकदम सिनिस्टर स्माइल के साथ कहता है उस ओल्ड ग्रैंड एल्डर को तो मैं नहीं छू सकता, पर शिहानमो को तो मैं अच्छे से टॉर्चर करूंगा भाई, अपना गुस्सा निकालूंगा मैं इसके ऊपर, तो पक्का निकलने वाला है गुस्सा। डोंग लाई स्टेज से उतरी, आईब्रोज एकदम उठाते हुए फुल प्राउड एक तरीके से चलते हुए आ रही थी। डोंग लाई कहती है मैंने सी को 5 फीट तक शांत कर दिया था, अब मैं सिस्टर शी हानमो के परफॉर्मेंस का वेट करूंगी। अब यहाँ पे जो शी हानमो थी, शी हानमो स्टेज पर चढ़ते ही उसकी आंखों में गहरा सा लुक था। जैसे ही वो स्टेज पर आई ना, वो एकदम से स्टन्ड हो गई। शी हानमो कहती है तुम यहाँ क्यों हो? शी हानमो ने साइड में खड़े फेंगयुआन को देखा, उसकी आंखों में पूरा शौक था। फेंगयुआन बीच में ही बोल पड़ा, कहता है मैं तुम्हारा फॉलोवर हूँ तो ऑब्वियसली तुम्हारा सपोर्ट यानी एक तरीके से सपोर्ट बनने के लिए क्वालिफाइड हूँ। शी हानमो कहती है जल्दी यहाँ से जाओ, चले जाओ यहाँ से। शी हानमो ने तुरंत ही कहा और पहली बार उसके चेहरे पर क्लियर एंजाइटी दिख रही थी, टेंशन भी थी ना। फेंगयुआन ट्रांसमिशन के थ्रू कहता है सेम सॉन्ग गाना चाहती हो? इवन अगर तुम डोंगलाई से बेटर गा भी लो, रूल्स तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मेरी बात मान लो, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। शी हानमो का दिल थोड़ा-सा हिल गया सुन के। सॉन्ग ईज़िली चेंज नहीं किए जा सकते क्योंकि उन्हें गूवॉर्म के साथ मैच करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। सॉन्ग चेंज करने का मतलब ये भी था कि उसे मतलब यूज़ होने वाले गूवॉर्म भी मॉडिफ़ाई करने पड़ेंगे, यानी मतलब उसको ना जो उसके पास गूवॉर्म है उनको भी मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा जो नए सॉन्ग हो उसके हिसाब से। इस सिचुएशन में शी हानमो अपने गूवॉर्म चेंज नहीं कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि नया सॉन्ग और पुराना सॉन्ग रिदम और मेलोडी सेम होनी चाहिए। अगर 100 दिन का प्रिपरेशन भी होता, शायद तब भी ये पॉसिबल ना हो कि ऐसा कुछ कर पाओ। लेकिन इस रश सिचुएशन में ऐसा मतलब चांस होना ऑलमोस्ट मतलब नहीं हो सकता यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। 100 दिन होंगे ना तुम्हारे पास, तब भी तुम सेम रिदम, सेम मेलोडी के साथ वो चीज़ नहीं बना पाओगे। और इस टाइम पे इतनी रश सिचुएशन में यार कैसे पॉसिबल, नहीं बिल्कुल पॉसिबल नहीं था ये। फेंगियोन पे ट्रांसमिशन के थ्रू कहता है सॉन्ग सेम नहीं है, ये तो क्लियर है ना? लेकिन भूलो मत, मैं भी तुम्हारे सॉन्ग कंपोजिशन में इन्वॉल्व हूँ। मेरे पास एक सिमिलर सॉन्ग है, बस तुम्हें स्पॉट पे अडेप्ट करना होगा उस चीज़ को। मेरे सॉन्ग और गुवॉम के कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देना। फेंगियोन ने आगे ट्रांसमिशन के थ्रू कहा ये रहे लिरिक्स और सुनो इसको, और ट्यून और लिरिक्स ये रहे, सुन लो अच्छे से। मतलब पढ़ लो, मीन्स पढ़ लो। शिहानमा थोड़ी देर के लिए स्टंट हो गई। फिर उसने एक मतलब हाँ में हाँ मिलाया और शिहानमा ने कहा ओके। फेंगयुआन ने गहरी सांस ली और फेंगयुआन ने कहा तो फिर स्टार्ट करते हैं। शी हानमो ने भी गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। गाने से पहले ये उसकी यूजुअल हैबिट थी। सब लोग चुप हो गए, सब वेट करने लग गए और वेट। तभी आवाज आई, अभी तक गा क्यों नहीं रहे? धीरे धीरे कुछ लोग इम्पेशेंट होने लग गए कि ये गा क्यों नहीं रहे। तीसरे ने बोला हाँ हाँ हाँ, ये लोग गाएंगे कैसे, इनके पास गाना ही नहीं है। फ्रॉस्ट ट्राइब लीडर लीडर ने जोर से हंसा और उसका चेहरा भी लाल हो चुका था, एकदम हंसते हंसते कि अबे ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फेंगजुआन कहता है ओह सॉरी, क्या कोई मुझे जीथर गू ला दे सकता है? सब लोग स्पीचलेस हो गए, बंदे के मुंह बन गए, क्या जीथर गू कहाँ से ला के दें वैसे। तभी तभी आवाज आती है तुम एक तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट हो और इतनी इंपॉर्टेंट सी गॉड सेरेमनी में तुमने जीथर को प्रिपेयर नहीं किया। ये बात लोग मतलब उठाने लग गए। इतना केयरलेस होना सच में ठीक है क्या? फेंगयुआ ने कहा मुझे रैंक 3 जीतर गु चाहिए, क्या कोई दे सकता है? उसने बोलते हुए ग्रैंड एल्डर की तरफ देखा। ग्रैंड एल्डर उसकी बात समझ गया और शी हानमो के साथ एक्सीडेंट हो चुका था। उसने पहले ही एक तरीके से एंटिसिपेट कर लिया था और तुरंत ही किसी को जीतर गु भेजने को कहा था। फेंगयुआ ने जीतर गु ले लिया और बोला, फेंगयुआन कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैं यहीं पे गो रिफाइन करूँगा। सब लोग स्पीचलेस हो गए। बंदे कहते क्या? सी गॉड सेरेमनी के लास्ट राउंड में गो रिफाइन करना? सीरियसली क्या कह रहे हो तुम? ये ह्यूमन गो मास्टर दिमाग में क्या सोच रहा था? मतलब वो सबके साथ मज़ाक कर रहा था, ऐसा लोग सोच रहे थे। सब मरमैन का मूड बिगड़ गया कि अभी क्या गो रिफाइन करेगा? इतनी इंपॉर्टेंट सेरेमनी हो रही है बीच में। फ्रॉस्ट ट्राइड फ्रॉस्ट ट्राइब लीडर जो था, उसने तुरंत ही भाई देखा और सिग्नल दिया। एक आवाज़ गूंजी और आवाज़ आती है और कहती है, तुम जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या? सब लोग शोर मचाने वाले थे कि फेंगयुआन जोर से चिल्लाया और फेंगयुआन कहता है, क्या सी गॉड सेरेमनी के रूल्स में लिखा है कि ग्यूरिफाई नहीं कर सकते? यानी क्या यहाँ पे ग्यूरिफाई नहीं हो सकता? कहीं भी ऐसा कोई रूल नहीं है। ये गाने के लिए है। ग्यूरिफाइन होते ही हम स्टार्ट कर देंगे। ग्रैंड एल्डर ने तुरंत ही ऐड किया और ग्रैंड एल्डर कहती है, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं अलाउ करता हूँ। जल्दी गो रिफाइन करो, स्टार्ट करो। सब लोग क्या कहते हो? बाकी एल्डर्स एक दूसरे को देखने लगे, कुछ बोलना चाहते थे लेकिन सब चुप रहे, फिर बोला नहीं किसी ने। यहाँ पे जो फ्रॉस्ट लीडर था, भाई वो भी चिल्लाया और कहा, सी गॉड सेरेमनी इतनी इंपॉर्टेंट है और तुम चाहते हो कि हम सब मरमैन तुम्हारे गो रिफाइनमेंट का वेट करेंगे? फेंगयुआ ने तुरंत ही जवाब दिया और कहा, मैं सी गॉड सेरेमनी के लिए गो रिफाइन कर रहा हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट सेरेमनी के लिए थोड़ा वेट भी नहीं कर सकते क्या? जिसको पेशेंस नहीं है अभी खड़े हो जाओ, तुरंत यहाँ से जा सकते हो। सब लोग चुप हो गए। ट्राइब लीडर ने ठंडी सी कोल्ड हंसी ली और कहा, तुम्हारी जुबान बहुत तेज है, लेकिन जब तुम मेरे हाथ आओगे, मैं तुम्हारे जितने भी तुम्हारे दांत और जबान सब नोच फाड़ के एकदम तोड़ दूंगा। ये उसने मुंह पे नहीं बोला, बस उसने इतनी लाइन कही थी सबके सामने कि तुम्हारी जुबान बहुत तेज है, बस। बाकी सब उसने अपने मन में सोचा था। समुद्र के सरफेस पर तैरते हुए जाइंट शेल के ऊपर मरमेन वॉरियर्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर एक तरीके से स्टेबल रख रहे थे, ताकि ये जो जो परफॉर्मेंस वाला स्टेज है, वो जो शेल है, इसका तुम्हें वो दिख जाएगा, थंबनेल थंबनेल में देख लेना, दिख जाएगा। वो एकदम स्टेबल रख रहे थे। कुछ मरमैन पूरी तरह से सरफेस पर तैर रहे थे, कुछ के सिर्फ हेड पानी के ऊपर थे। लेकिन फेंगयुआन को जीतर को रिफाइन करते हुए देख रहे थे। शी हानमो को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। वो फेंगयुआन के पास खड़ी थी। उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा था। वो पहले भी एक बार सी गॉड सेरेमनी अटेंड कर चुकी थी और सेंटेंस बन चुकी थी। उसने काउंटलेस सी गॉड सेरेमनीज़ देखी थी, लेकिन ऐसा सीन उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। फेंगयुआन की रिफाइनमेंट स्पीड धीरे-धीरे और फास्ट हो गई। ये इसलिए था क्योंकि ज़ीथर गू का ओनर उसके हाथ मतलब उसके साथ ना कॉर्पोरेट कर रहा था, इसलिए अच्छे से काम हो रहा था। ज़ीथर गू रिफाइन होने के बाद फेंगयुआन खड़ा हुआ, शी हानमो के पीछे जाकर बोला। फेंगयुआन कहता है, ऑलराइट, अब रियल शो स्टार्ट करेंगे। फाइनली सब मरमैन की मतलब चैन की साँस आई कि चलो अब तो स्टार्ट होने वाली है सेरेमनी, सॉन्ग सुनेंगे हम। उनके दिल में थोड़ा-सा अब भर आया था कि चलो अब इतना वेट करने के बाद देखते हैं क्या होगा। तभी यहाँ पे जो ट्राइब लीडर था, फ्रॉस्ट टाइड ट्राइब लीडर, वो कहता है, गाओ तो सही, मुझे भी देखना है तुम कौन सा सॉन्ग बना पाते हो। लीडर ने एकदम भाई उसकी तरफ देखा और हंस रहा था। स्टेज के नीचे ग्रैंड एल्डर और दोनों गार्ड्स के चेहरे पर वरी फेस दिख रहा था, यानी टेंशन वाला फेस। शी हानमो ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी मोमेंट पर जीथर बजना स्टार्ट हो गया। फेंगयुआ ने जीथर को एक्टिवेट कर दिया था। उसे एक लंबी गहरी मेलोडी निकली और ट्यून सुनने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। शी हानमो ने आंखें बंद रखी थी। उसने गाना स्टार्ट करा। शी हानमो कहती है, वाइट मूनलाइट मेरे दिल के किसी कोने में है, इतनी ब्राइट है लेकिन उतनी ही आइसी कोल्ड है। हर किसी के पास अपनी सैडनेस होती है, उसे छुपाना चाहते हैं पर वो तो और ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है। सब लोग चुप हो गए। सिर्फ वेव्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी खूबसूरत आवाज़ ने सबको भाई एक तरीके से एकदम प्यूरिफाई कर दिया था। कोई भी उस गाने के टेस्ट से बाहर नहीं आ पा रहा था। शिहानमो ने आगे कंटिन्यू कहा और कहा, व्हाइट मूनलाइट दुनिया के होराइज़न को रोशन करती है। वो मेरे दिल में है, पर मेरे पास नहीं। उस वक़्त मैं तुम्हारे चेहरे के आँसू नहीं पोंछ पाई। रास्ता बहुत लंबा था। मैं फ़ॉरगिवनेस ढूँढ नहीं पाई। ट्यून में दर्द भी था, लेकिन सिंपल और एलिगेंट भी थी। हर एक लाइन थी ना, वो हर वर्स स्मूथली आगे बढ़ रहा था। एक इंटेंस सैडनेस और एगोनी का फीलिंग सबके दिल में भर गया था। शिहान मो की आवाज़ प्योर, एक तरीके से पेनिट्रेटिंग थी, एकदम दिमाग में घुस जाने वाली, जेंटल और वार्म थी। बिल्कुल उस एकदम एक तरीके से उस व्हाइट मूनलाइट जैसी, एकदम सफ़ेद मूनलाइट जैसी, जो बाहर से ठंडी लगती है पर अंदर से बहुत मतलब वार्म होती है। गर्माहट का एहसास होता है उस लाइट से। जायंट शेल से धीरे-धीरे व्हाइट लाइट निकलने लग गई। वेव्स जैसे सिंगिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हों, वो भी सॉफ्ट हो गई थी। शी हानमो ने आगे कहा, व्हाइट मूनलाइट दुनिया के होराइज़न को रोशन करती हैं। जितनी ज़्यादा फुल होती हैं, उतनी ही लोनलीनेस फ़ील होती है। यादों में बहते आँसू पोंछ नहीं पा रही। रास्ता इतना लंबा है, तुमसे कैसे अमेंड करूँ?
शी हानमो खुद भी पूरी तरह से एकदम गाने में डूब चुकी थी। उसकी नज़र फेंग युआन की तरफ चली गई। फेंग युआन वहाँ पे खड़ा था, पूरे एकदम कंसंट्रेट कर रहा था, उसी ज़ीथर वो पे लगा हुआ था, एकदम अच्छे से पूरा एकदम मेंटेन कर रहा था सब कुछ। शी हानमो ने दिल में सोचा, शी हानमो अपने दिल में सोचती हुई कहती है, "क्या तुम्हारे दिल में भी कोई सैरो छुपा हुआ है?" काउंटलेस मरमैन की आँखों में आँसू बहने लग गए। लव और अफेक्शन का दर्द था। ये आँसू उसके दिल के सबसे गहरे कोने में छुपे हुए थे। क्या इस दुनिया में सच में ट्रू फुलफिलमेंट होता है? लोनलीनेस हमेशा एग्जिस्ट करती है। शी हानमो ने आगे कहा, व्हाइट मूनलाइट मेरे दिल के किसी कोने में है, इतनी ब्राइट है लेकिन उतनी ही आइसी कोल्ड। हर किसी के पास अपनी सैडनेस होती है, उसे छुपाना चाहते हैं पर वो बस बढ़ती है, बढ़ती ही जाती है। जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ, क्राउड अब बिल्कुल एकदम साइलेंट रह गया। गू वो हाउस के अंदर फ्रॉस्ट ट्राइब लीडर भाई स्टैचू की तरह जम गया था। वो सॉन्ग सुन के हिल चुका था। उसके चेहरे पर शॉक ही शॉक था। समुंदर बिल्कुल शांत हो गया था। एक भी लहर ऊपर नहीं थी, एक भी लहर। सारी शांत हो गई थी। डार्क क्लाउड्स एकदम हट चुके थे। प्योर मूनलाइट जायंट शीशल पर गिरने लग गई। वो चाँद की रोशनी, पूरा आसमान साफ हो चुका था, स्टार दिख रहे थे और वो रोशनी सीधा वो जो शेल था जहाँ पे ये लोग परफ़ॉर्म कर रहे थे फेंग युआन और ये शी हानमोन के चेहरे पर पड़ रही थी। इतना बढ़िया सीन था। शी हानमो और फेंग युआन दोनों को एकदम भाई एकदम निगल लिया था उस मूनलाइट ने। एकदम वही दोनों चमक रहे थे इस लाइट के अंदर। दोनों ने थोड़ा-सा टर्न लिया और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जैसे ही म्यूजिक खत्म हुआ, मरमैन आपस में बात करने लग गए। एक बंदे ने बोला, "ये कौन-सा सॉन्ग था? मैंने पहली बार सुना है। सीरियसली भाई टू अमेजिंग था ये तो।" दूसरा कहता है, "तुम लोगों ने नोटिस किया? सॉन्ग तो सुपर्ब था, लेकिन शी हानमो उसकी मतलब उतनी स्किलफुल नहीं थी इस सॉन्ग के लिए। उसके गोवम मैनिपुलेशन में काफ़ी एरर्स थे।" काफ़ी मरमैन अजीब एक्सप्रेशन के साथ इस पे बात कर रहे थे। असल रीज़न ये था कि फेंग युआन और शी हानमो ने पहले कभी इस सॉन्ग का प्रैक्टिस किया ही नहीं था। अगर एक बार भी प्रैक्टिस होती तो उतनी गलतियाँ नहीं होती जितनी यहाँ पे बीच-बीच में हुई हैं। फिर भी बिना प्रैक्टिस के पहली अटेम्प्ट में इतना लेवल का मतलब एक तरीके से अच्छे से कोऑर्डिनेशन बिठाना, इतने अच्छे से करना, मतलब बहुत बढ़िया एकदम परफॉर्मेंस थी। ये शिहानमो के पर्सनल अटेनमेंट का मतलब क्लियरली दिखाती थी कि शिहानमो कितनी बढ़िया है। एक आवाज़ आती है और बंदे कहते हैं, "अभी सी बिल्कुल शांत है, वेदर चेंज हो चुका है, डार्क क्लाउड्स हट गए हैं, मूनलाइट वापस आ गई है।" शिहानमो की जो मिस्टेक थी ना, साइड में रखे तो रिजल्ट तो भाई क्लियर दिख रहा है कि कौन जीता है। एक बंदा कहता है, "ये राउंड ड्रॉ होना चाहिए, एक्चुअली शी हानमो को थोड़ा-सा लीड मिलना चाहिए।" तीसरा कहता है, "अब सब कुछ नेक्स्ट 2 सॉन्ग पर डिपेंड करेगा, आगे के 2 सॉन्ग कैसे होंगे।" मरमन बाकी सी गॉड के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, मतलब सी गॉड सेरेमनी के लिए एक्साइटेड हो गए थे कि आगे के सॉन्ग तो मज़ा आने वाला है। ग्रैंड एल्डर ने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी। उसने रिलीफ की सांस ली, उसके दिल का वरी थोड़ा-सा कम हो गया। गू हाउस के अंदर फ्रॉस्ट टाइड लीडर चिल्लाया। लीडर कहता है, "ये सब क्या हो रहा है बे?" सुबु लियान ने आँखें थोड़ी-सी मतलब ऐसे छोटी-सी करी और फेंग युआन पे फोकस करके बोली। फेंग मतलब वो देखते हुए कहती है, फेंग युआन की तरफ देखते हुए कहती है, "लगता है तुम्हारा स्कीम सक्सीड हो तो गया, लेकिन बीच में एक्सीडेंट हो गया है।" सुबु लियान ने एकदम अमेज़्ड टोन में आगे कहा, "ये आदमी सिंपल नहीं है, इसलिए शिहानमो ने इसमें इंटरेस्ट लिया। मैं खुद सॉन्ग में एक्सपर्ट हूँ। ये सॉन्ग मोस्ट लाइकली इसी का क्रिएशन है। ये फेंग युआन का क्रिएशन है। इसका मतलब ये ह्यूमन साउंड पाथ में काफ़ी हाई अटेनमेंट रखता है।" फ्रॉस्ट ट्राइब लीडर ने डाउट के साथ कहा, "इस दुनिया में काउंटलेस सॉन्ग्स हैं। तुम कैसे श्योर हो सकती हो कि ये इसी का क्रिएशन है?" बूशुलियान ने हल्की सी स्माइल दी और फ्रॉस्ट ट्राइब लीडर को एकदम डिसडेन भरी नज़र से देखते हुए बोली, "तुम समझते नहीं हो।" फ्रॉस्ट लीडर ने चेहरा एकदम डार्क हो गया उसका। वो कहता है, "सुबुलियान, क्लियर बात करो ना, क्या कहना चाहती हो?" सुबुलियान ने एकदम कोल्ड सी हँसी मारी और लीडर की तरफ मतलब उसकी बात को इग्नोर ही कर दिया। उसकी आँखों में चमक रही मतलब शाइन थी, वो फेंग युआन को देखे जा रही थी। बाकी लोग ट्राइब लीडर की पॉलिटिकल पावर से डरते थे, लेकिन शुबुलियान भाई एक एक्सेप्शन थी, वो नहीं डरती थी इससे। सिर्फ़ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक फॉर्मर ट्राइब एल्डर की स्पाउस थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका अपना टैलेंट और स्कीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन इस बार शुबुलियान गलत गेस कर गई। फेंग युआन क्रिएटर नहीं था, ये सॉन्ग असल में अर्थ से आया हुआ था। शी हानमो स्टेज से नीचे आते हुए फेंग युआन को ट्रांसमिशन भेजती है। शी हानमो कहती है, "ये सॉन्ग बिल्कुल यूनिक था। पहले कभी सुना ही नहीं, कभी कहीं से नहीं सुना, किसी भी तरीके से किसी ने नहीं सुना। ये पक्का तुम्हारा नया क्रिएशन है ना फेंग युआन? मुझे नहीं लगा था कि तुम साउंड पाथ में इतनी हाई अटेनमेंट रखते हो फेंग युआन।" फेंग युआन ने थोड़ी-सी बिटर स्माइल दी और कहा, "तुम मुझे ज़्यादा ही प्रेज़ कर रही हो। तुमने खुद देखा मुझे ज़ीथर गू भी बोरो करना पड़ा था। मेरी साउंड पाथ अटेनमेंट इतनी हाई नहीं है।" शी हानमो ने सिंसियर और ब्राइट गेज़ के साथ फेंग युआन को देखते हुए बोली। शी हानमो कहती है,
इतना हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सॉन्ग क्रिएट कर पाना ही प्रूव करता है तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। अगर तुम साउंड पाथ कल्टीवेट करने लगो, तो तुम्हारा फ्यूचर हो सकता है। फेंगयुआ ने पहले ही एक तरीके से एंटिसिपेट कर लिया था। उसने एक्सप्लेन करना नहीं चाहा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी नहीं था और क्लियरली एक्सप्लेन भी नहीं हो पाता। कहाँ से बताता है कि यार अर्थ से आया हुआ चीज़ है, मतलब क्यों ही बोलता है ना, इसलिए। फेंगयुआ ने कहा, "अभी इम्पोर्टेंट चीज़ नेक्स्ट 2 सॉन्ग हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ।" फेंगयुआ थोड़ा-सा हेसिटेट हो गया और कहा, "द मतलब अभी कहा नहीं।" दोनों स्टेज से नीचे आ गए। डोंगली स्टेज पर चढ़ गई थी। फेंगयुआन और शी हानमो का परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव था, लेकिन डोंगली बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुई थी। वो शांत एकदम थी, एकदम कंपोज़ फ़ील कर रही थी, यानी उसके पास भी अपने 2 सॉन्ग होंगे बढ़िया वाले। डोंगली अब जाती है, डोंगली ने गाना स्टार्ट करा। उसकी मूविंग वॉइस ने काफ़ी फिश ग्रुप को अट्रैक्ट कर लिया था। फेंगयुआन ने स्नीकर किया और कहा, "जैसे एक्सपेक्टेड था, इसके पास प्लान है, इसके पास अपना गाना है।" ये रेडी थी। शी हानवो की गेज़ भी कोल्ड हो गई। दोनों गार्ड्स ने एक-दूसरे को देखा। उसके चेहरे पर गुस्से भी आ चुके थे। पहला गार्ड कहता है, "इस बिच ने फिर से हमारा सॉन्ग चुरा लिया।" फेंगयुआन ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा। फेंगयुआन कहता है, "टेंशन मत लो, मेरे पास एक और सॉन्ग प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी।" डोंगली स्टेज से नीचे आ गई। फिर फेंगयुआन, शी हानमो दोनों वापस स्टेज पर चढ़ गए। फेंगयुआन म्यूज़िक प्ले करता है और शी हानमो गाती है और डांस करती है। ये वाला गाना था बीस्ट को अट्रैक्ट करने का, यानी नचवाने का एकदम, मतलब खो देने का। सीवीड जितने भी सी की चीज़ें होती हैं ना, समुद्र की चीज़ें, उन सबको अपनी आवाज़ पे नचवा देना, एकदम ऐसे वेव करवा देना, ऐसे टाइप का। अब देखते हैं गाना। शी हानमो गाती है, "ब्राइट मून पहली बार कब निकला? हाथ में कप उठा के ब्लू स्काई में पूछता हूँ, सेलेस्टियल पैलेस में इस शाम कौन-सा ईयर चल रहा है? ये कोई नहीं जानता।" जैसे ही सॉन्ग स्टार्ट हुआ, एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो गया। सारे मरमेन आँखें बंद करके एन्जॉय करने लग गए। शी हानमो आगे गाते हुए कहती है, "दिल करता है हवा के साथ उड़कर वापस चला जाऊँ ऊपर, जेड टावर का ख़्याल आता है। इतनी ऊँचाई पे रहना, ठंड बर्दाश्त नहीं होती। अपनी ही शैडो के साथ डांस करता हूँ, ये मॉर्टल वर्ल्ड की लाइफ़ कैसे कंपेयर हो सकती है? मून रेड पवेलियन के चारों तरफ घूमता है, सिल्क विंडोज़ पे लटक कर। उसकी रोशनी उन लोगों पे पड़ती है जो सो नहीं पाते।" शी हानमो को अपने सेंटेंस वाले दिन याद आ गए थे। उस वक़्त उसके पास हाई अथॉरिटी थी, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल अकेली थी। इस मोमेंट पे वो गहरे इमोशंस में भर गई थी गाते हुए। शी हानमो आगे गाते हुए कहती है, "मैं हवा के साथ वापस लौटना चाहती हूँ, लेकिन सेंटेंस का पोज़ीशन उस जेड टावर जैसा है जो मुझे लॉक कर देता है। यहाँ का कोल्ड एटमॉस्फेयर दिल को काँप कँपवाता है, नींद नहीं आती। कौन है जो मेरे साथ डांस करे?" शी हानमो ने आगे गाना शुरू करा और कहा, "मुझे रिसेंटमेंट नहीं करनी चाहिए, पर सेपरेशन के टाइम मून हमेशा फुल ही क्यों होता है? लोग मिलने और बिछड़ने पर सैरो और जॉय फ़ील करते हैं। मून कभी डार्क होता है, कभी ब्राइट, कभी फुल, कभी क्रिसेंट। ये प्रॉब्लम एशिएंट टाइम से चली आ रही है, फिर भी होप रहती है कि लॉन्ग लाइफ़ मिले। चाहे हज़ार माइल्स दूर हो, फिर भी एक ही मून की ब्यूटी साथ देखें।" जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ, पूरी मतलब ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ना साइलेंट हो गई हो, किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हवा, पानी सब कुछ शांत हो चुका था। फिश, टर्टल, क्रैब सारे एक्वाटिक एनिमल समुद्र के सरफेस पे आ चुके थे। हर जगह बिखर गए थे। आसमान में बर्ड्स एकदम उड़ने लगे थे, जो काफ़ी बर्ड्स तो नॉर्मली दिन में उड़ते थे। इस ब्यूटीफुल सॉन्ग की वज़ह से अपनी नींद से मतलब खींच लिए गए थे और बाहर आके एकदम उड़ने लग गए थे। ब्यूटीफुल लिरिक्स और एन्चेंटिंग ट्यून सीधा उनके दिल और दिमाग में चुभ गई थी। मरमेन अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, बस सुनते ही जा रहे थे। शी हानमो ने फेंगयुआन की तरफ देखा और थॉट से मतलब सोचते हुए कहा, "क्या ये सॉन्ग उसने मेरे लिए बनाया है?" क्योंकि इसमें ज़िक्र था ना शी हानमो का कि मैं सेंटेंस हूँ, लेकिन मैं भी उस जेड टावर की तरह हूँ जो लॉक हो गई हूँ, उसके अंदर बाहर नहीं निकल पाती। और फेंगयुआ ने अपने सेपरेशन को भी शो करा इसके अंदर कि मैं शी हानमो के साथ सेपरेट हो गया। वो चाँद और अपने इंटरनल लाइफ़ की वाली चीज़ को भी शो करा है कि लॉन्ग लाइफ़ वाली वो जो लाइन आई थी। मतलब हर चीज़ को उसने शो करा था। उसे लिरिक्स के साथ स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस फ़ील हो रही थी। उसे एक तरीके से कंसोलेशन और वार्मनेस फ़ील हो रही थी, मतलब गर्माहट फ़ील हो रही थी, अच्छा लग रहा था उसे ये सब सुन के। वो आइसी जेड जैसी प्योर थी, लेकिन आउटसाइडर्स ने उस पर एकदम गंदे इल्ज़ाम लगाए थे। इस मोमेंट पर उसके दिल के अंदर सारी सैडनेस और अनॉयंस फ़ेड हो गई थी। पहले के र्यूमर्स अब उसके दिल में बिल्कुल अफ़ेक्ट नहीं कर पा रहे थे। शी हानमो सोचती हुई कहती है, "ये मुझे समझा ये मुझे समझने वाला इंसान है।" मतलब ये इंसान मुझे समझता है, फेंग युआन को कहना चाह रही है कि ये मुझे समझने वाला इंसान है। एक ही मोमेंट में शी हानमो के दिल में एक एक अजीब-सी फीलिंग, मतलब एक ऐसी फीलिंग जो वो बयान नहीं कर पाती, एक ऐसा एहसास जो वो कभी बता नहीं पाएगी कि वो कैसा एहसास है। वो सच में उसके दिल में आया, वो सच में मूव हो गई उस एहसास से। रिज़ल्ट बिल्कुल क्लियर था, फेंग युआन और शी हानमो फिर से एक तरीके से मर्जिन जीत
मतलब मर्जन जीत गए थे। स्टेज के नीचे उतरे और डोंग लाई का चेहरा अब थोड़ा-सा सफ़ेद हो गया था। वो समझ चुकी थी कि अगर शी हानमो और फेंग युआन के बीच इन परफेक्ट कॉर्पोरेशन की वज़ह से मिस्टेक ना होती, तो उसे थर्ड सॉन्ग गाने का मौका भी नहीं मिलता। फ्रॉस्ट ट्राइब लीडर थॉट मतलब उसका थॉट ये था कि ये आदमी बहुत ही बड़ा थ्रेट है, यानी फेंग युआन को कह रहा था। लीडर ने दाँत पीसकर गू हाउस के विंडो से ज़ोर से एकदम पंच मारा विंडो तोड़ने के लिए। बू शुलियान कहती है, "अब समझ आया?" उसके वर्ड्स में क्लियरली मोक रही थी, यानी वो एकदम मोक कर रही थी, इसको चिढ़ा रही थी, टीज़ कर रही थी लीडर को, ट्राइब लीडर को कि देखा मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था ना वो एक्सपर्ट है, तुम नहीं समझ पाओगे उसको। ट्राइब लीडर ने एकदम उसकी तरफ देखा और एकदम हैह कर दिया। सू बुलियान बहस करने का कोई मूड में तो थी नहीं, उसने भी कोई देखा नहीं। उसे ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व करनी थी क्योंकि इस स्पीड से थर्ड सॉन्ग के बाद शी हानवो का जीतना पक्का था। ट्राइब लीडर ने थॉट मतलब सोचा और कहा, "फेंगिवान, सोचना भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा।" यानी फेंगिवान को मतलब इतना नहीं सोच रहा था। फेंगिवान को लग रहा मतलब फेंगिवान को मानता था कि ये एक मॉर्टल है, क्या ही उखाड़ लेगा, ये बस सी हानवो के साथ है, इसको इल्ज़ाम लगा के हटाओ। ये कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान है, कुछ नहीं है इसकी औकात, ऐसा मानता था। लेकिन भाई अब सबसे बड़ा थ्रेट फेंगिवान ही बन गया उसके लिए। लीडर ने आगे सोचा और कहा, "मुझे इसे हटाना ही होगा।" उसने डिसाइड कर लिया था, लेकिन उसका सर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। नॉर्मली उसके पास फेंगिवान से निपटने का काउंटलेस तरीके थे, लेकिन अभी सी गॉड सेरेमनी चल रही थी। उस सबकी नज़रों के सामने वो ऑलमोस्ट कुछ नहीं कर सकता था। ट्राइब लीडर ने सोचा, "मैं क्या करूँ?" उसका दिमाग फुल स्पीड से चल रहा था, फोरहेड पर पसीने भर गए थे। काफ़ी देर सोचने के बाद ट्राइब लीडर ने फाइनली एक्शन लिया। ट्राइब लीडर कहता है ट्रांसमिशन के थ्रू, "फेंगिवान, मैं फ्रॉस्ट ट्राइब का लीडर हूँ।" यानी उसने फेंगिवान से बात करी। ये उसके लिए सबसे यूज़फुल मूव था। फेंगिवन का एक्सप्रेशन बदल गया, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं करा। लीडर ने ट्रांसमिशन के थ्रू कहा, "तुम बस मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूँ तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुम अभी बहुत ही यंग हो। तुम्हारे ड्रीम्स और इंस्पिरेशन बहुत ही अनरियलिस्टिक और नेवी हैं।" फेंगिवन ने एकदम कोल्ड सी हँसी मारी और रिप्लाई दिया, "मैं नेवी नहीं हूँ, ये मेरा आइडल है। तुम समझ ही नहीं सकते।" ये वही लाइन इसने चेप दी जो बू शुलियान ने चेपी थी। ये फिर से इसे मोक कर दिया। लीडर ने ट्रांसमिशन के थ्रू कहा, "इसलिए मैंने कहा तुम पुलिस हो लड़के, ये मत सोचो कि तुम दोनों वहाँ खड़े होकर फेम में एकदम बस्क कर रहे हो, तुम सिर्फ एक प्यादे हो। हवा में लहरते हुए फ्लैग्स को देखो, उसकी फाउंडेशन वो पोल होती है। सोचो ज़रा तुम किस चीज़ पे रिलाय कर रहे हो?" आगे उसने कहा ट्राइब लीडर ने, "ग्रैंड एल्डर पे रिलाय कर रहे हो क्या? ज़रा पूछ कर देखो वो किस टाइप की इंसान है, उसके पास पॉलिटिकल पावर थी, हमारे फैक्शन को सप्रेस करने की, सब एक तरीके से एकदम सप्रेस करके एकदम दबा देने की, लेकिन उसने तुम दोनों को वैनगार्ड बना दिया, यानी आगे फेंक दिया। जब शिहानमो ने एक तरीके से करप्शन केस इन्वेस्टिगेट किया था, क्या उसने तुम्हारी मदद की थी? शायद थोड़े से क्लूज दिए हों, लेकिन मेरी बात मान लो, वो एफर्ट बिल्कुल ज़्यादा नहीं था।" ट्राइब लीडर कॉन्फिडेंट होकर आगे कहता है, ट्रांसमिशन के थ्रू ही फेंगयुआन से कहता है, "या फिर मान लो तुम जीत भी गए और सेंटेंस का टाइटल डिफेंड भी कर लिया, तो क्या? क्या तुम्हें लगता है मैं मर जाऊँगा? नहीं। फ्रॉस्ट ट्राइब लीडर सेक्रेड कोड का सबसे बड़ा फैक्शन है। अगर मैं मर गया तो पूरा सेक्रेड कोड chaos में पड़ जाएगा और या फिर टूट भी सकता है। ग्रैंड एल्डर के पास इतनी हिम्मत या डिटर्मिनेशन नहीं है। वो सिर्फ मुझे क्रैक में रखना चाहती है। एक तरीके से एकदम मतलब अलग रखना चाहती है, चेक करना चाहती है ताकि मैं लिमिट क्रॉस ना करूँ, अपनी औकात में रहूँ। ट्राइब लीडर ने ट्रांसमिशन के थ्रू आगे कहा, "एंड में तुम जो भी डिस्कवर करो, मैं फिर भी फ्रॉस्ट ट्राइड टाइप का लीडर बना रहूँगा। और सबसे बुरे केस में मैं कुछ स्केपगोट सैक्रिफाइस कर दूँगा और अपनी ओवरबीयरिंग एक्सेंट को रोक दूँगा। यही होगा और कुछ नहीं होने वाला।" ट्राइब लीडर ने आगे और ट्रांसमिशन के थ्रू कहा, "सी गॉड सेरेमनी में ऑलमोस्ट हर सेंटेंस कैंडिडेट के पीछे कोई ना कोई फेस तो होता ही है। क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ सेंटेंस पोजीशन का कंपटीशन है? नहीं, ये एक गेम है। हायरप्स का एक तरीका है। नेक्स्ट कुछ डेकेड्स के रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का हायरप्स का एक तरीका है। बिना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के डिस्ट्रीब्यूट करने का। जिस फोर्स के पास सेंटेंस होती है, उसे पाई का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। पाई मीन्स एक बहुत बड़ा केक है, तो उसका बड़ा वाला केक का हिस्सा सेंटेंस जो बनती है उस फैक्शन को मिलता है। जिनके पास सेंटेंस नहीं होती, उन्हें कम हिस्सा मिलता है केक का। ट्राइब लीडर ने आगे कहा, "फेंगिवान, तुम शायद हमारे ये डार्क गेम्स हेट करते हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा इस सी में डार्कनेस ही असली रूलर होती है। जो लाइट कहते हैं, वो सिर्फ सरफेस पे, सी के सरफेस पे चमकती है। ऑर्डिनरी लोग उस डार्ज़लिंग ब्यूटी में खो जाते हैं, उस लाइट की ब्यूटी में, और सोचते हैं वही सी का ट्रुथ है, यानी वही समुद्र का सच है। लेकिन वो लोग बस बहुत ही ज़्यादा नेवी हैं।" फेंगुइन चुप रहा, बस सुनता रहा।
इसी के साथ यहाँ पे सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और सीन दिखाया जाता है शिहानमो वाला नहीं है। अब हम रियलिटी में आ चुके हैं। फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म हो गया। अब आगे दिखाया जाएगा कि क्या होगा। अभी फ्लैशबैक नहीं चल रहा, अब हम वापस रियलिटी में आ चुके हैं करंट टाइम में। करंट टाइम में देखते हैं, ब्लू ड्रैगन व्हील ग्रो टू हेवन के अंदर मरमेड सैक्रेड सिटी में इनका एटमॉस्फेयर बहुत ही हैवी था। एक नैनी यहाँ पे कहती है, अब हम क्या करें? दूसरी नैनी कहती है, नेक्स्ट टेस्ट में ज़ाओ लू का फॉलोवर हिस्सा लेगा। वो सी में बहुत फेमस है, उसके होते हुए जीतने का कोई चांस नहीं है। दोनों नैनीज के चेहरे पर ग्रिम एक्सप्रेशन थे। व्हाइट स्केल्ड मरमन सुई बीच में बैठी थी, उसके हाथ में एक कप था। वो कप के अंदर चाय को देखते हुए डेज थी। एक नैनी कहती है, मिसेस अब और हेजिटेट नहीं कर सकती। दूसरी नैनी कहती है, बिल्कुल, सी गॉड सेरेमनी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब सिर्फ हम जाओलू बचे हैं, बाकी सब एलिमिनेट हो गए हैं। हम और ज़ाओलू, यानी ज़ाओलू होगी कोई लौंडिया मरमेड और ये बची होगी सुई, बस ये 2 लोग बचे होंगे। नेक्स्ट राउंड के बाद फाइनल टेस्ट है। अगर इस हर्डल को क्रॉस कर लिया, यानी इस मुश्किल को या ऑब्स्टिकल को पार कर लिया, तो हम सेंटेस पोजीशन के लिए फाइट कर सकते हैं। दोनों नैनीज़ एंग्जायटी के साथ अर्ज कर रही थी। सुई ने साँस ली और कहा, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? नैनीज़ तुरंत ही सुई के पास आ गई। एक नैनी कहती है, पहली वाली, मिसी, अगर अभी ट्राइब ने एक स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट नहीं ढूँढा था जो एनिमी के अगेंस्ट फाइट कर सके, तो दूसरी नैनी कहती है, हाँ, अगर उसे फाइट में उतार दें तो जीत ना भी पाएँ, कम से कम एलिमिनेट नहीं होंगे ना, एटलीस्ट हमारे पास कोई होना चाहिए ना जो जाके आगे लड़ सके। सुई की नज़र अभी भी कप की तरफ ही टिकी हुई थी। उसने लंबी सी साँस ली और कहा, सुई कहती है, तुम्हारी सजेशन समझ सकती हूँ मैं, समझ आती है मुझे तुम्हारी सजेशन, लेकिन क्या तुम दोनों कुछ भूल रही हो क्या? तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? इस कंपटीशन में सिर्फ 4 फॉलोवर्स रख सकती हूँ मैं। वो सारे स्लॉट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। इवन अगर ट्राइब एक्सपर्ट बुला भी ले, तो हम उसे लेंगे कहाँ? हमारे पास तो जगह ही नहीं है। दोनों नैनीज़ एक दूसरे को भाई चमकती नज़रों से देखा और पहला थॉट पहली नैनी ने कहा, तो बात ये है, मिसी ने पहले ही प्लान बना लिया था, बस वो खुद कह नहीं पा रही थी। उसमें से एक दूसरी नैनी सॉफ्ट वॉइस में कहती है, मिसी, ये मैटर ईज़ी भी तो हो सकता है और डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। बस हमें एक फॉलोवर को अबैंडन करना होगा। हम किसी फॉलोवर को छोड़ देते हैं, उसकी जगह किसी और को रख लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। दूसरी नैनी कहती है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, यही करेंगे। सी गॉड सेरेमनी के रूल्स के हिसाब से फॉलोवर को ईज़िली अबैंडन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई फॉलोवर करप्टेड हो या उसने कोई क्राइम किया होगा, तो सी गॉड सेरेमनी और सेंटेंस की प्योरिटी के लिए प्रॉपर रीज़न के साथ उसे एक्सपेल किया जा सकता है। फिर जो फॉलोवर स्लॉट फ्री होगा, हम उसमें किसी एक्सपर्ट को इनवाइट कर सकते हैं, राइट? ये तो हम कर सकते हैं। सुई का एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गया। सुई कहती है, लेकिन ये तरीका तो बहुत गलत है ना, ये सही नहीं है। सी गॉड सेरेमनी इतना बड़ा इवेंट है, अगर कोई स्कैंडल हो गया तो उस इंसान की रेपुटेशन ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाएगी। वो कभी अपना नाम क्लियर नहीं कर पाएगा। मेरे फॉलोवर्स ने मेरी बहुत मदद की है। मैं ग्रैटिट्यूड को एमिटी से कैसे रिपे कर सकती हूँ? नैनी रॉन्ग यहाँ पे कहती है, ओह मिसी, एक ग्रेट इंसान छोटी सैक्रिफाइस की परवाह नहीं करता। अगर किसी को गिव अप करना पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरी नैनी यहाँ पे कहती है, मेरी सजेशन है आप शिया लिन को टारगेट करो। उसका बैकग्राउंड कोई है ही नहीं। वो बस एक सिंपल मरमेड है जिसके पास कोई केयर नहीं करेगा। वो मतलब उसको छोड़ो, उसको कर देते हैं। क्या पता कौन-सी लक से उसने गैदर ऑयल गू हासिल कर लिया हो। उसके पास बस एक गू ही तो है रैंक 5 का, वरना इसका कोई बैकग्राउंड ही कहाँ है। सुई सुई का एक तरीके से सुई ने डिस्प्लेज़र को देखकर नैनी रॉन्ग ने ऐड किया और कहा, नैनी रॉन्ग कहती है, ऑफ कोर्स हम उसे फ्रेम नहीं कर रहे, हम लॉजिक के साथ उसे समझा रहे हैं ना। शियालिन एक समझदार यंग लड़की लगती है। मिसी, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे नेगोशिएट कर लूँगी। थोड़ा-सा प्राइस पे करना पड़े तो कोई बात नहीं है, सेंट्रेस पोज़ीशन के सामने कौन-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्लियरली दिख रहा है ना। शुई कहती है, ये लेकिन ये शुई यहाँ पे हेजिटेट कर रही थी। दूसरी नैनी ने तुरंत ही बोला। दूसरी नैनी कहती है, मिसेस, हम शियालिन को फ़ोर्स या हार्म थोड़ी ना कर रहे हैं, हम बस उसकी कोऑपरेशन माँग रहे हैं ताकि वो हमारी हेल्प कर दे। वैसे भी थोड़ी-सी रेपुटेशन लूज़ हो जाए तो क्या, शियालिन एक पुअर लड़की ही तो है, गरीब लड़की है, उसके लिए तो मतलब मटेरियल या गेन्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना, ये रेपुटेशन थोड़ी ना होगी। हो सकता है हमारी बात सुनकर वो खुश हो जाए और डील करने को रेडी हो जाए। वो बस रेपुटेशन के बदले बहुत बड़ा बेनिफिट ही तो ले रही है ना, हम उसकी मदद ही तो कर रहे हैं। सुई की आँखें थोड़ी-सी एकदम हो गईं, उसकी आईब्रोज़ भी थोड़ी-सी सिकुड़ गईं। तो सुई कहती है, जाओ फिर जाओ करो। मुझे पहले इस पर सोचने दो, जाओ तुम यहाँ से।
दोनों नैनीज़ एक दूसरे को देखा और वहाँ से चली गईं। कुछ ही दिन बाद शियालिन के बारे में रूमर्स पूरे शहर में फैल गए। क्राउड कहता है ये तो वही है, वही शेमलेस मरमेड है जिसने अपनी बेनिफैक्टर शुई को बिट्रे कर दिया, सिर्फ रिच और नोबल का फेवर पाने के लिए। क्राउड आगे कहता है इसलिए लेडी शुई हमेशा डिसएडवांटेज में थी, उसके पास तो एक पहले से ट्रेटर था। ये शियालिन एक ट्रेटर है। क्राउड ने आगे कहा, मेरा बस चले तो मैं अभी इस चूहिया को मतलब इसकी स्किन निकाल के अभी मार दूँ इसको। कितनी शेमलेस है, इस टाइम पर भी शुई से मिलने आ रही है, देखो, देखो उसके घर की तरफ जा रही है। शिया लिन ने अपने होंठ एकदम काट लिए थे और सबके जितने भी एक्यूजेशन थे यानी इल्ज़ाम थे, इल्ज़ामों के बीच वो इनके स्टेयर्स चढ़ रही थी यानी इन कौन-सा? ये उसी के घर जा रही थी, शुई के घर जा रही थी। नैनी रोंग कहती है, "यहीं रुक जाओ।" बीच रास्ते में मरमेड नैनी रोंग ने थोड़े से मतलब एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे रोक लिया था। शियालिन कहती है, "मुझे फ्रेम किया गया है, मुझे सिस्टर शुई से मिलना होगा।" शियालिन ने सर उठाया, उसकी आँखों में एंग्ज़ायटी थी। नैनी रोंग ने एकदम कोल्ड हँसी मारी। नैनी रोंग कहती है, "शियालिन, अभी भी ड्रामा करना चाहती हो क्या तुम? न्यूज़ सुनकर मिसेस बहुत ही अपसेट हैं और तुम अभी सी गॉड सेरेमनी के क्रूशियल मोमेंट पे उससे मिलना चाहती हो? तुम सच में बहुत विशेष हो। तुम मिसेस को इरिटेट करना चाहती हो ताकि वो कॉम्पिटिशन में मिस्टेक करे।" शियालिन कहती है, "ऐसा नहीं है नैनी रोंग, ऐसी नहीं है। प्लीज़, प्लीज़ मेरी बात मान लो, मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज़।" नैनी रोंग कहती है, क्या सुनूँ? क्या सुनूँ? कहने को कुछ बचा ही है क्या? क्या बचा है? बोल, बोल क्या बचा है? तुम एक शेमलेस स्कैम हो, चुईया, बेकार, एकदम गंदगी हो तुम। हम अंधे थे जो तुम्हें ग्रुप में ले गए। यहाँ से दफ़ा हो जाओ बस। नैनी रोंग का पेशेंस ख़त्म हो चुका था। वो एकदम चिल्लाने लग गई थी, बिल्कुल ओवरबेयरिंग अंदाज़ में एकदम चिल्ला रही थी। शियालिन कहती है, "आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन मुझे सिस्टर शुई पर भरोसा है। जब तक मैं उनसे मतलब नहीं मिलती ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी।" शियालिन की आँखें एकदम लाल हो गई थी। वो एकदम ज़िद्दी में एकदम अपना ज़िद्दीपना दिखा रही थी, वो एकदम जा नहीं रही थी। नैनी रोंग ने सिनिस्टर टोन में कहा, "तुम मुझे मजबूर कर रही हो तुम्हें भगाने के लिए।" इसी वक़्त शुई स्टेयर से नीचे आती हुई दिखी। शुई कहती है, "रुको।" शियालिन ने शुई की तरफ देखा और कहा, "सिस्टर शुई।" शियालिन बहुत खुश हो गई थी देखकर। वो आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन नैनी रोंग ने अपनी भाई बाहों से एकदम मतलब वो होती है ना एकदम आगे अपने दोनों हाथ फैला दिए कि नहीं तुम आगे नहीं जा सकती। शुई ने कहा, "शियालिन।" शुई ने कॉम्प्लेक्स टोन में शियालिन को देखा। शियालिन कहते हैं, "सिस्टर शुई, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने आपको बिट्रे नहीं किया।" शियालिन ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी। मरमेड इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे आता है और कहता है, क्या हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी? इसी वक़्त एक ग्रुप मरमेन ने इनके अंदर घुसकर ये सब चिल्लाना शुरू कर दिया था कि क्या हम इन्वेस्टिगेशन करें? हम मतलब अब बात की तह तक पहुँचे। मरमेन का ग्रुप कहता है शियालिन राइट मतलब शियालिन राइट, मैं सेक्रेट सिटी का इन्वेस्टिगेटर हूँ। किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुमने करप्शन की है, तुमने शुई को बिट्रे किया है और सेक्रेट सी गॉड सेरेमनी रुइन करने की कोशिश की है, सेंटेंस कंपटीशन मैनिपुलेट किया है और अब हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। फॉलो करो, सब बताओ जो भी तुमने किया है। शियालिन कहती है नहीं, मैं इनोसेंट हूँ। शियालिन डर के मारे एकदम भाई सफ़ेद पड़ गया था उसका चेहरा, वो लाउडली चिल्ला रही थी कि नहीं मैं इनोसेंट हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। इन्वेस्टिगेटर ने कहा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि तुम इनोसेंट हो या नहीं। शियालिन कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। मुझे फ्रेम किया गया है, किसी ने फ्रेम किया है। डर के साथ वो हेड शेक कर रही थी और मना कर रही थी बार-बार कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेटर ने कहा, "तुम नहीं जाओगी? हह! चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, अरेस्ट हो जाओगी अब तुम।" मरमन गो मास्टर आगे बढ़ गए अरेस्ट करने के लिए। शुई ने यहाँ पे कहा, "वेट, वेट, वेट।" शियालिन ने कहा, "सिस्टर शुई।" शियालिन की आँखें एकदम होप से भर गई थी, यानी वो होप के साथ शुई को देख रही थी क्योंकि शुई ने बोला ना, "रुक जाओ", तो उसे लगा कि शायद शुई इस पे विश्वास करती है शियालिन पे। शुई ने कहा, सिस्टर शियालिन, मैं बिलीव नहीं करती कि तुमने बिट्रे किया है, पर इन्वेस्टिगेटर यहाँ है। सेक्रेट सिटी के जस्टिस पे बिलीव करना होगा। मैं बिलीव करती हूँ, वो तुम्हारा नाम क्लियर करेंगे। जाओ उनके साथ, रिजल्ट आएगा, तुम्हारी इनोसेंस प्रूव हो जाएगी, राइट? शियालिन ने कहा, सिस्टर शुई। शियालिन की आंखें एकदम डिम हो गई थी। शुई ने कहा, जाओ, जाओ उनके साथ। शियालिन ने हेड लो कर दिया, इन्वेस्टिगेटर की तरफ चलती हुई और कहा, मुझे फ्रेम किया गया है, पर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। इन्वेस्टिगेटर ने कहा, ठीक है, आओ कम विद अस। सियालिन की इंटरोगेशन रूम में क्विकली ले जाया गया। इन्वेस्टिगेटर ने कहा, ये इन्फॉर्मेशन पाथ गोवम सब एविडेंस है, ध्यान से देख। एक तरीके से एडवाइस दूंगा, मत सोचो कि बच जाओगी। सिनिस्टर स्माइल के साथ हंस रहा था। शियालिन ने उनको एक एक करके देखा। शियालिन कहती है, ये वीडियोस और वॉइसेस सब फेक हैं, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा था। इन्वेस्टिगेटर ने कहा, बस ये एक्सप्लेनेशन सब एविडेंस के अगेंस्ट है, कौन बिलीव करेगा? हंस रहा था ये बंदा। शियालिन ने कहा, मैं ऐसे कभी कहा ही नहीं, मैंने ये बस ऐसे ही बोले जा रही थी। इन्वेस्टिगेटर ने आर्म को राइज़ करा और बात रोक दी और स्माइल किया और कहा, मुझे पता है,
तुम फ्रेम हुई हो। शियालिन ने कहा, क्या? क्या कहा? तुम्हें पता है? वो शॉक हो गई थी। इन्वेस्टिगेटर ने कहा, तुम फ्रेम हुई हो। दोबारा से रिपीट करा। शियालिन एकदम ब्लिंक करते हुए कही, तो फिर तुमने क्यों करा? इन्वेस्टिगेटर ने कहा, क्योंकि ये लेडी शुई के रिक्वेस्ट था। उन्होंने ही हमसे रिक्वेस्ट करा है। हा, 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 हा। एकदम हँसने लग गया भाई ये सब बोल के ये। बहुत ज़्यादा हँस रहा था। शियालिन ने कहा, क्या मतलब? हम हमारे बीच डिस्कॉर्ड मत क्रिएट करो। तुम हमारे बीच मतलब वो गैप क्रिएट कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, शुई ऐसा कभी नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेटर ने कहा, तुम सच में बड़ी नेवी हो। सुनो, लेडी शुई के फादर को जानते हो ना? सी गॉड सेरेमनी का करंट सिचुएशन पता है ना? शियालिन ने एकदम डीप शॉक में एकदम हिल गई थी। बाद में उसने रिएक्ट करा और कहा, मुझे बिलीव नहीं है कि सिस्टर शुई का प्लॉट है। अगर वो चाहती तो मैं स्टेप डाउन कर सकती थी। अगर खुद बोलती, मैं रिजेक्ट कर देती। मैं मानती ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर ने मॉक करते हुए कहा, सी गॉड सेरेमनी कोई ऐसी इवेंट नहीं है कि जब चाहे चढ़ दिए, जब चाहे उतर गए, जब चाहे पीछे हट गए, जब चाहे आगे बढ़ गए। अगर कोई स्टेप डाउन करेगा तो कंपटीशन सिर्फ फोर्सेस के बीच होता है। स्टेप डाउन का ओनली वे फोर्स है और पोजीशन सिर्फ फिल हो सकती है। और मतलब वही रूल नहीं बताया गया था कि तुम ऐसे ही पीछे नहीं हट सकते जब तक तुम्हारे पर कोई इल्ज़ाम ना लगा हो, अदरवाइज़ तुम नहीं हट सकते। 4 ही स्लॉट होते हैं फॉलोवर के और चारों भरे हुए थे। तो शुई ने मतलब फ्रेम कर दिया, इसको फँसा दिया ताकि शियालिन हट जाए और उसकी जगह पे कोई और बंदा आ जाए उसकी हेल्प करने। शियालिन कहती है, ऐसी सिचुएशन वो हिल गई थी बोलते हुए। इन्वेस्टिगेटर ने कहा, हाँ, तुम स्मार्ट हो गई हो। अब 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस, डिनाई कर दो एविडेंस को और फाइट करो इनोसेंस के लिए, पर एविडेंस स्ट्रांग है, कोई बिलीव नहीं करेगा। सेकंड चॉइस ये है कि कोऑपरेट करो, एडमिट कर लो अपना क्राइम और रेपुटेशन को लूज़ करना पड़ेगा और अबंडन करना पड़ेगा रिसोर्स ले लो, मतलब अबंडन हो जाओगी, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, सब अलग हो जाओगी तुम सब लोगों से। सब लोग तुम्हें एकदम भाई बेकार नज़रों से देखेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें रिसोर्स मिल जाएँगे, चूज़ करो अभी क्या चुनोगी तुम। शेलिन ने बिटर स्माइल दी और हेड लोअर करके रखा था, उसके पास चॉइस ही नहीं थी। ट्रिक्ड इनटू रूम, रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। फ्रेम और ट्रायल होगा तो रेसिस्ट, मतलब देखो यार, कुछ नहीं समझ आ रहा था उसे करा क्या जाए। सिर्फ साइलेंस छा गया था और बहुत लंबी साइलेंस के बाद इन्वेस्टिगेटर ने कहा, शियालिन अगर साइलेंट रही, मैं मान लूँगा कि तुम एक्सेप्ट कर रही हो। फैक्ट सिंपल हैं। स्मार्ट पर्सन वाइज चॉइस लेगा, दोनों के लिए बेनिफिट है, राइट? शियालिन सडनली हेड रेस करती है और कहती है, आई रिजेक्ट द ऑफर। यानी वो नहीं मानेगी इस चीज़ को, वो अपनी इनोसेंस के लिए लड़ेगी, वो रिसोर्स नहीं चाहती, वो अबेंडेंट, वो लोनलीनेस नहीं चाहती। चुन लिया था भाई, आई रिजेक्ट द ऑफर। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।